हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर आज हम अपनी क्लास के अंदर एमसीक्यू सारे कंप्लीट कर देने हैं, जितने भी रिलेटेड है ऑफर एक्सेप्टेंस से अप टू द एक्सेप्टेंस तक। मैंने आपको जो कराया उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू में सारे कंप्लीट कराने को तैयार हूं। सर पिछली क्लास में मैंने 20 तक कराया था और मैंने कहा था 20वां और 22वें में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, आपको समझ नहीं आ पा रहा था, इस वजह से मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने नोट्स की कॉपी निकालोगे और वहां पर निकालोगे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अपनी नोट्स की कॉपी निकालेंगे और वहां पर निकालोगे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। और सर जब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट निकालोगे ना, तो इधर आपको अगर जगह होगी तो इधर एक लाइन और लिखेंगे सर मेरे साथ। इधर ना फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट से पहले फुल स्टॉप लगाने से पहले एक लाइन और लिखनी है। तो ना यूजुअली ऐसे लिखना सर, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। ऐसे लिखना सर, द टर्म यूजुअली फाउंड इन इंग्लिश लॉ। ये मिस कर गया बच्चा, इस स्टूडेंट ने जिसने ये लिखा था इसने ये मिस कर दिया। द टर्म यूजुअली फाउंड इन इंग्लिश लॉ, फाउंड इन इंग्लिश लॉ। ये जो टर्म है ना इंग्लिश फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडियन लॉ के अंदर नहीं होता दोस्तों, ये इंग्लिश लॉ के अंदर होता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। इसे लिखा था द टर्म यूजुअली फाउंड इन इंग्लिश लॉ, उसको लिख लीजिए, ठीक कर लीजिए। इंग्लिश लॉ के अंदर फाउंड है, मतलब ये कहां पर फाउंड होता है, इंग्लिश लॉ के अंदर। वैलिडिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन देयर फॉर्म, डिपेंड अपॉन देयर फॉर्म, देयर फॉर्म, अपॉन देयर फॉर्म। फिर लिखना दीज कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड इवन इफ दे आर लैक कंसिडरेशन। दीज कॉन्ट्रैक्ट आर टू टाइप। देखो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंग्लिश लॉ के अंदर है, पहली बात तो इंडियन लॉ के अंदर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कहां पर होता है, इंग्लिश लॉ के अंदर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। अच्छा, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट बताइए, अगर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन ना भी हो तब भी वैलिड माना जाता है, पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाता। तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश लॉ के अंदर सर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो वैलिड माना जाएगा इंग्लिश लॉ के अंदर, इंडियन लॉ के अंदर इनवैलिड ही है। तो इंडियन लॉ के अंदर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को मानते ही नहीं है। ठीक है सर, देखना क्या लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील का मतलब क्या होता है, आर राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टी टू देम। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होगा इंक्लूडिंग द कोर्ट जजमेंट एंड रिकॉग्नाइज ऑब्लिगेशन इन सच केस अराइजिंग आउट ऑफ द जजमेंट एंड नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में। तो मैंने कहा सर सिंपल ये यही वाली चीज है, बस ये कहने की कोशिश करता, हमें सिर्फ ये पूछा था कि द फ्लोइंग कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिल्कुल सही, इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इंग्लिश में होता है, इंग्लिश लॉ को इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, किसको, रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील को, और सर आपके पास बोथ ए एंड बी आएगा, क्योंकि इंग्लिश लॉ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, दो होता है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड को बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन, और कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील को बोलते हैं क्या, और साथ में कोर्ट सीबी अगर होता है ना, कोर्ट जजमेंट, तो वो भी इसको इंक्लूड कर लेते। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये माना नहीं है, क्योंकि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किसका पार्ट है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किसका पार्ट है मेरे दोस्तों, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किसका पार्ट है भाई, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो पार्ट है वो इंग्लिश लॉ का पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों, इंग्लिश लॉ का। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है वो इंग्लिश लॉ का पार्ट रहता है। ठीक है भाई, तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो किसका पार्ट है, इंग्लिश लॉ का। तो मैंने कहा ये इसका पार्ट नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, जजमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, और यही तो बातें मैंने दिखाई थी। देखो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट जजमेंट एंड रिकॉग्नाइज। आ समझ में। तो ये दोनों के दोनों बातें यहाँ पर कवर हो गई है। अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो याद रहेगी बात कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दो चीज से मिलकर बनता है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब रिकॉग्नाइज और कोर्ट जजमेंट इंक्लूडिंग। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होता, पर इंग्लिश लॉ के अंदर ये है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यूजुअली ये टर्म यूज करी जाती है ना फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को, इंग्लिश लॉ के अंदर करी जाती है, कभी इंडियन लॉ के अंदर नहीं की जाती। उसमें थोड़ा आप ठीक कर लीजिएगा, नोट्स में आप थोड़ा ठीक कर लेना सर, ये बातें जरूर लिख लेना। ठीक है सर, स्टार्ट करें आप। लो भाई, तो अब स्टार्ट करें आप। 20 क्वेश्चन में क्या समझ में आ गया, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी किसका पार्ट नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। और सारे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किसका पार्ट है, इंग्लिश लॉ का पार्ट है। तो सारी की सारी चीज किसको नहीं करना, पर पेरोल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता दोस्तों, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। पेरोल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ सिखाया था मैंने, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ सिखाया था मैंने आपको बताइए। ये देखिए दोस्तों, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे नाम से पेरोल, ये पेरोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऐसा में सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को पेरोल कहते हैं। तो सिंपल तो फॉर्मल है ही नहीं, सिंपल तो दोस्तों फॉर्मल है ही नहीं, तो इसको तो लेंगे ही नहीं, ये तो सही है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर यूज होता है, इंग्लिश लॉ, और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर यूज होता है, इंडियन लॉ के अंदर। तो बोथ ए एंड बी, क्योंकि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का क्या पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड और कोर्ट जजमेंट, ये सब नहीं। तो मैंने आपको यहाँ तक 20 तक करा देता, अब मैं आपको 21 से स्टार्ट करा रहा हूँ। 21 देखते हैं कौन सा है।
दोस्तों बहुत सारी बातें यहाँ पर नहीं मिलेगी, मैंने कहा ना बातें यही मिलेगी और हमें यही सीखनी पड़ेगी, वो अलग से एक्ट में नहीं मिलेगी। तो यही हमें सीखनी पड़ेगी, एमसीक्यू में अलग से सीखना पड़ेगा दोस्तों। ये बात हमेशा ध्यान रखना। 22 का जो आंसर है वो डी है। 22 का आंसर डी है, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट दोस्तों फॉल्स मानी जाएगी? ठीक है, चलो। कह रहा भाई इट शुड बी इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, इट शुड हैव कंसिडरेशन। फॉर्म में होता ठीक है, राइटिंग और विटनेस होता ठीक है, कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता। कंसिडरेशन जरूरी है कह रहा है, ये सी फॉल्स है ना। कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता, अभी तो सिखाया फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता। यहाँ पर लिखा देखो, इफ देयर इज लैक ऑफ कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा ना तब भी वैलिड माना जाएगा। दीज कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड इवन थ्रू देयर इज लैक ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन अगर लैक करता है, नहीं होता, तब भी वैलिड माना जाएगा। तो कह रहा कंसिडरेशन होना चाहिए, तो फॉल्स हो गया। सी इज राइट आंसर। आप समझ में आया? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से 3 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, याद रहेगा, अभी हमेशा याद रहेगा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक ही करके आराम से पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर बट इट्स लाइटेड। अब मैं एक बार आपको फिर भी क्लियर कर देता हूँ, जो टेंडर और इनवाइटिंग टेंडर है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। टेंडर वाले केस के अंदर ऑफर आएगा और इनवाइटिंग टू टेंडर के केस के अंदर आएगा इन्विटेशन टू। ठीक है, इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट, कह रहा है एन एक्सेप्टेंस टू ऑफर व्हाट इज लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बीइंग इट रिजल्टिंग। अरे मतलब इसकी ये एक कहावत है, कहावत बच्चे कहावत है। बट लाइट मैच इज द ट्रेन गन पाउडर। तो आपने देखा है मैचिस, मैचिस क्या होता है? वो जो मार्चिस होते हैं, मार्चिस की डब्बी को मैच कहते हैं। मार्चिस की डब्बी को एक बार आपने तिल्ली निकाली और निकालने के बाद आपने जलाई, और जलाने के बाद आपने जब उसको जलाया, क्या वो वापसी जल सकती है? क्या वो वापसी लाइट कर सकती है? एक बार लाइट करने के बाद क्या वापसी हो सकता है? वो नहीं, वो खराब हो गई। तो इसका ये कहावत का मतलब क्या है? वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट रिजल्टिंग बीइंग बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक बार अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। एक बार अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो रिवोक नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस क्या हो रहा है? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, और ऑल ऑफ द अबव। पर ये मुझे लग नहीं रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा। क्यों समझे आप? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, कह रहा कम्युनिकेशन करना जरूरी है। तो एक बार तिल्ली का जलना, सुना, एक बार तिल्ली को मार्चिस से जलाया और जलाने के बाद क्या वो वापसी तिल्ली जलाई जा सकती है? क्या वापसी तिल्ली एक बार बुझने के बाद वो जल सकती है दोबारा? नहीं जल सकती। तो वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बीइंग बी बाइंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एक बार अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। रिवॉक तो तब होता है दोस्तों जब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले मना कर दो, नहीं करा नहीं। तो एक बार अगर एक्सेप्टेंस दे दी तो दे दी, अब तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक बार मार्चिस जल गई तो जल गई, अब नहीं कर सकते उसको उल्टी, और दोबारा नहीं जला सकते। आया समझ में? वंस ऑफर, तो इस कहावत का मतलब समझना है, बट अ लाइट मैच टू ट्रेन अ गन पाउडर। गन पाउडर वो होता है जो आपको मार्चिस के ऊपर लगता है ना, काला काला सब, दैट इज गन पाउडर। उसको जलाते हो जल जाते। तो एक बार अगर लाइट जला दी तो जल गई, फिर एक बार एक्सेप्ट, फिर नहीं होगा। तो ये बात हमेशा रखना, इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी पेपर में पूछ जाता है। तो एक बार अगर लाइट जला दी तो दोबारा नहीं जल सकती, तो लगा दी तो जला दी भाई। तो ऐसे एक बार अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, फिर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड करना ही पड़ेगा। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए, अब तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये इज राइट आंसर। समझ में आया? ये एक कहावत समझ में आई? 24 अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था भाई, काफी बार पेपर में आया। ऑफर कम टू एंड बाय, ऑफर कब एंड होता है? ऑफर कब एंड हो जाता है? आप मुझे बताओ, चलो ऑफर कब एंड हो जाता है? ऑफर कब खत्म हो जाएगा? मैंने ऑफर दिया आपको, क्या आप मेरी कार खरीदोगे? और जैसे ही मैंने ऑफर दिया मैंने रिवॉक कर लिया, मैंने कहा भाई मैं नहीं दे रहा, ऑफर खत्म हो जाएगा। एक्सेप्टेंस देने से ऑफर खत्म नहीं होगा, एंड कंप्लीट हो जाएगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एंड होने का मतलब क्या? खत्म होना। और ऑफर खत्म तब होगा जब रिवोकेशन। कम्युनिकेशन तो देखो, ऑफर 2 तरीके से कंप्लीट हो सकता है, खत्म हो सकता है। खत्म होने का मतलब इन द सेंस कि ऑफर वापस ले लेना, खत्म कर देना, ऑफर नहीं है, अब ऑफर रहा नहीं, खत्म हो गया ऑफर। दैट इज कॉल्ड एंड। ऑफर कब एंड होगा? जब खत्म हो जाएगा। ऑफर दिया और किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफर खत्म हो जाएगा? नहीं, ऑफर कैसे खत्म हो जाएगा? ऑफर कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ऑफर खत्म तो ना होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली खत्म ही तो हो रहा है। मान लेते हैं कि मैंने, आप मेरी बात सुनो, मेरी क्लासेस है तो मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड करी, मैंने यहाँ पर निकाला कि 2000 का डिस्काउंट चलेगा, 2000 का डिस्काउंट रहेगा। आप आए मेरे पास, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो अब मेरा ऑफर खत्म हो गया क्या? और बच्चे आएंगे और बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप समझे आप? अगर मैंने ऑफर को कैंसिल कर दिया, मैंने कहा अभी ऑफर नहीं है, तो अब खत्म हो गया नहीं हो गया? ठीक है, अब खत्म हो गया, अब क्लियर हुआ आपको, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा कि भाई अगर आपने 10 तारीख तक मेरे को अगर आपने 10 तारीख तक ये क्लास खरीदी है तो इसमें 2000 का डिस्काउंट है, ये ऑफर चल रहा है, 10 तारीख तक का 2000 का डिस्काउंट है। आपने खरीद ली भाई क्लास, आपने खरीद ली, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्या ऑफर खत्म हो गया एक्सेप्ट करने से? नहीं खत्म हुआ, अभी और ऑफर है, अभी और बचा है। सर आपने मैंने कहा सर आप क्या कहते हैं,
आपने कहा, मैंने कहा सर अब ये 10 तारीख हो गई, 10 तारीख के बाद ये खत्म हो गया ऑफर, अब खत्म हुआ दोस्तों। तो रिवॉक करने से खत्म हो जाता है, टाइम पीरियड से खत्म हो जाता है, यहाँ पर रिवॉक लिखा है तो रिवॉक से खत्म। ये बस समझ में। मैंने वापसी लिया, मैंने कहा अब नहीं है कोई, 10 तारीख से पहले मैंने कर दिया, अब कोई ऑफर नहीं है, खत्म हो गया ऑफर। दैट और इंस्टेंटिटी, इंसेनिटी, इंसेंटी, इन सॉरी इंसेनिटी, इंसेनिटी मतलब पागल, ठीक है, इंसेनिटी मतलब पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड। दैट मतलब मर जाना, ऑफ द प्रपोजल विल रिवोक द प्रपोजल, क्या जिस बंदे ने ऑफर दिया था, जिस पर्सन ने ऑफर दिया था क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, ऐसा ऑफर दिया, और उस बंदे की या तो डेथ हो गया या पागल हो गया, तो क्या ऑफर प्रपोजल जो दिया जा रहा है, ऑफर जो दिया जा रहा है वो रिवोक हो जाएगा ऑटोमेटिकली? या इफ द फैक्ट ऑफ द दैट और इंसान इज नो टू द ऑफरी, अगर ऑफरी जानता था ये मरने वाला है या ये पागल होने वाला है, या द नॉलेज ऑफ दैट और इंसेंट इन इंसेंट, मुंह पे नहीं आ रहा, इंसैनिटी इज इररिलेवेंट, क्या था मैटर नहीं करता, प्रपोजल रिवोक ही हो जाएगा, चाहे मरे चाहे जिए, प्रपोजल रिवोक हो जाएगा ओनली इफ द फैमिली मेंबर ऑफ द प्रपोजर इन्फॉर्म द ऑफरी। कब होगा बताओ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। एक पर्सन है, उसने आपको ऑफर दिया, उसने कहा कि भाई क्या आप उसकी कार खरीदना चाहोगे, उस एक पर्सन ने आपको ऑफर दिया, क्या आप उसकी कार खरीदना चाहोगे? आपने कहा ठीक है मैं सोच कर बताता हूँ, और आपने कहा एक दिन का टाइम दीजिए, आपने टाइम दिया, तब तक वो टपक गया। अब टपक गया, आप तो भाई ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे। आप कब ऑफर रिवोक होगा? जब आपको कहा जाएगा कि भाई वो बंदा मर चुका है, जिसने पैसे दे दिए, जिसने ऑफर दिया था वो मर चुका है, अब वो नहीं रहा, या वो अनसाउंड माइंड हो गया है, वो इंसेनिटी हो गया है, पागल हो गया है वो। तो आपको जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप वो कहोगे कि आप तो एक्सेप्ट कर लोगे, और जैसे आपको पता चला कर अबे यार ये तो रिवोक हो गया, तो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ऑफर का फैक्ट जो डेथ है, जो पागल होने का फैक्ट है, अनसाउंड माइंड होने का फैक्ट है, वो ऑफरी को पता होना चाहिए, तब जाकर रिवोक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। भाई किसी ने किसी को ऑफर दिया और वो कह रहा है भाई मैं तो ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा, पर वो तो मर गया, अब कैसे ऑफर एक्सेप्ट कर क्या लेगा वो? मर देने वाला, ऑफर ही देने वाला तो मर गया। तो अगर उसको पता है तो ये ऑफर रिवोक कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? द फैक्ट ऑफ द डेथ और इंसेनिटी इज नो टू द ऑफरी, अगर ऑफरी जानता है तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगा प्रपोजल। ठीक है मेरे भाई, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, पहले ऑफरी को जानना पड़ेगा। दैट से ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑफरी जो ऑफरी है, जिसको ऑफर दिया जा रहा था, उसको नॉलेज में होना चाहिए। लो भाई लो, कितना आ गए? 25 हो गया। 24 में क्या था करा था हमने? 24 में सी करा था, 25 में बी, 24 में सी, 25 में बी, 26, 27, 28, 29, 31, 32, अरे बहुत सारे हैं, 35, 36, बहुत सारे मेरे दोस्तों आज की क्लास में खत्म ही करने हैं भाई। अगर आप काम पेंडिंग छोड़ोगे तो छोड़ोगे, मैं कह रहा हूं जो मैंने अभी तक आपको कराया ना, जितने एमसीक्यू जितने करा दिए, उसको आप 3 से 4 बार अपनी कॉपी में खुद से करो, जो आंसर है सिर्फ वही लिखो। जैसे कि मैंने कहा एक आंसर ये था, रिवॉक करके वो लिख दिया बस, पढ़ा और लिखा, पढ़ा और लिखो, जिससे आपको पेपर में सबसे ज्यादा आएंगे। मैं बता रहा हूँ फाउंडेशन के पेपर में सबसे ज्यादा आएंगे, सबसे ज्यादा पूछेगा आपसे, ये पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ऑफर स्टैंड रिवॉक्ड, ऑफर कब रिवॉक माना जाएगा? द फैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ टू नो द ऑफर, बिल्कुल सही है, तो सही है। बाय द काउंटर ऑफर, अगर काउंटर ऑफर कर दिया क्या है? बाय द रिजेक्शन ऑफ ऑफर, अगर रिजेक्शन ऑफ ऑफर कर दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहा है सर, तीनों बात सही कह रहा है। देखो ये तो मैंने अभी ऊपर पढ़ा दिया आपको कि ऑफर अगर जानता है कि भैया वो मर चुका है, ये वो है, तो उसको रिवोक कर दिया जाएगा। भाई काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर का मतलब समझ में आता है, मैंने ऑफर दिया, आपने बदले मुझे ऑफर दिया, तो पहले वाले जो ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया। और या रिजेक्शन ऑफर, आप मैंने आपको ऑफर दिया कि आप निकाल को, तो मैंने कहा मैं नहीं, आपने साफ मना कर दिया, मैं नहीं कर दिया सर, बस खत्म हो गया ऑफर। तो भाई तीनों की वजह से हो जाता है। ऑफर कब रिवॉक कर सकता है, कब खत्म हो सकता है? रिवॉक करना मतलब कैंसिल हो जाना। ऑफर कब कैंसिल हो जाएगा? जब अगले बंदे ने रिजेक्ट कर दिया, या अगले बंदे ने अपना नया ऑफर दिया, या ऑफर जानता था कि वो जिस बंदे ने ऑफर दिया वो मर गया है। क्लियर है? तो 26 का ऑल ऑफ दी अबव, ये सही। क्रॉस ऑफर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज, क्रॉस ऑफर कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। देखो क्रॉस ऑफर है ही नहीं सिलेबस के अंदर, क्या पढ़ाऊं उसके हो टाइप्स ऑफ ऑफर में, मैंने कभी बताया नहीं क्रॉस ऑफर, क्योंकि है ही नहीं। आप अपनी बुक में जाकर देख लीजिए, क्रॉस ऑफर मिल जाए तो आपको, है ही नहीं दोस्तों। डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि दोनों बंदे आपस में एक दूसरे का ऑफर ना सुनकर अपना अपना ऑफर पेलने लग जाते हैं। पेलने मतलब किसी को मानने नहीं लग जाते हैं, अपना ऑफर देने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? काउंटर का मतलब क्या होता है? क्रॉस और काउंटर बड़े कंफ्यूज होता है बच्चे। मैं कह रहा हूँ काउंटर का मतलब है मैंने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर सुना और उसके बदले में अपना ऑफर रखा, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब ना आप मेरा ऑफर सुन रहे, ना मैं आपका सुन रहा, दोनों आपस एक दूसरे, दोनों इकट्ठा ऑफर रख रहे हैं।
आपको मेरे ऑफर से मतलब नहीं, मुझे आपके ऑफर से, मैं अपना ऑफर रख रहा हूं, आप अपना ऑफर रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉस्ड ऑफर। क्या हो गया? क्रॉस, टकरा गया। अब क्रॉस्ड ऑफर कभी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन पाता? बताओ, क्रॉस्ड ऑफर क्यों नहीं बनता कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि मैं अपना ऑफर रख रहा हूं और आप भी अपना रखोगे। एक्सेप्ट करने वाला कौन है भाई? ऑफर ही ऑफर पेल रहे हैं यहाँ पर, तो एक्सेप्ट करने वाला कौन है? इसलिए क्रॉस्ड ऑफर कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस देने वाला कोई नहीं है। भाई काउंटर ऑफर में एक्सेप्टेंस देने वाला है। काउंटर ऑफर, मैंने आपको कहा कि आप शर्ट खरीदोगे, मैं 500 की बेच रहा हूं, आपने कहा मैं 400 दे दूंगा, तो मैंने कहा चल ठीक है 400 दे दो, आपने 400 का ऑफर रखा वो उल्टा, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस वाला है ना। अब क्रॉस ऑफर में क्या हो रहा है कि भाई मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं आपकी ऑफर नहीं सुन रहा, आप मेरे ऑफर नहीं सुन रहे, दोनों ही दूसरे को ऑफर रख रहे हैं। भाई मैं तो 400 दूंगा, वो कह रहा है मैं तो भाई 350 से कम दूंगा ही नहीं इसके पैसे, तो दोनों ही दूसरे को ऑफर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस होगी नहीं कभी जिंदगी में। तो अगर एक्सेप्टेंस हुई नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। इसलिए क्रॉस्ड ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट, मतलब बनना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, बिकॉज ऑफ देयर इज नो एक्सेप्टेंस, क्योंकि वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं होती। याद रहेगी बात? तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों को अगर क्लियरिटी के साथ समझ रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि भैया यहाँ क्रॉस्ड ऑफर का कॉन्सेप्ट हट चुका है। सर आप फिर भी पढ़ लेना, सिंपल तो है। क्रॉस ऑफर मैंने बता तो दिया, अब क्या बताऊं उसमें अलग से? बता तो दिया, नॉर्मली तो है कि अगर दोनों एक दूसरे का ऑफर सुन नहीं रहे, तो अगर कोई ऑफर, दोनों ऑफर देने वाला है, दोनों पार्टी अगर ऑफर देने वाली है तो एक्सेप्टेंस देने वाला कोई नहीं है, इसलिए क्रॉस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि उधर एक्सेप्टेंस देने वाला कोई नहीं होता। 27वें का ए आंसर। थोड़ा जल्दी से करेंगे आप, क्योंकि भाई टाइम हो जाता है यहाँ पर और खत्म नहीं होगा था। प्रपोजल कैन बी रिवोक, प्रपोजल मतलब ऑफर, ऑफर कब रिवोक होगा? तब बिफोर द पोस्टिंग अ लेटर टू एक्सेप्टेंस। याद करो पूरी कहानी। ऑफर तब रिवोक होता है जब उस बंदे के पास, यहां से मैंने ऑफर दिया, लेटर पोस्ट करा, लेटर पोस्ट करने से पहले नहीं, लेटर उसके पहुंचने से पहले नहीं, लेटर उसके पहुंचने से पहले पहुंच गया, उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले। बताओ कहां कहां, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन। मैं यहां पर खड़ा हूं, ए, इसने पोस्ट कराया लेटर, तो इससे पहले लेटर उसके पास पहुंच गया, या पहुंचने से पहले, या उसने एक्सेप्टेंस देने से पहले। बताओ कब ऑफर को रिवोक कर सकते हैं? ऑफर कब रिवोक हो सकता है? एक्सेप्टर के एक्सेप्टेंस देने से पहले, एक्सेप्टेंस के लेटर को पहुंचने से पहले, रीच करने से पहले, या मेरे पोस्ट ऑफिस से लेटर पोस्ट करने से पहले। तो ये तो नहीं है, पोस्ट करने से पहले तो नहीं होगा, पोस्ट कर दिया, अब लेटर पहुंच जाएगा, तब उससे पहले रिवोक कर दूं, या लेटर पहुंचने के बाद उसको मिल गया, उसने देख लिया, पढ़ लिया ऑफर, अब वो एक्सेप्टेंस देने गया, उससे पहले कर लूं? बताओ बताओ क्या था? क्या था बताओ दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि जब तक ये भी नहीं है, पहुंच जाए फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां से लेटर पोस्ट करा, आपके पास पहुंच गया, आपके एक्सेप्टेंस देने से पहले मैं रिवोक कर सकता हूं, यही बताता। ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों रिवोक हो जाएंगे एक्सेप्टेंस देने से पहले। ये एक बात सिंपली याद रखो, बहुत कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन आपको, बस एक चीज याद रखनी है, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों रिवोक हो सकते हैं, दोनों कैंसिल बैक हो सकते हैं उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले। पहुंचे या ना पहुंचे फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्टेंस देने से पहले ही रिवोक। जैसे उसने एक्सेप्टेंस दी फिर नहीं होगा, एक्सेप्टेंस देने से पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों रिवोक हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो बिफोर पोस्टिंग अ लेटर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करने से पहले, मतलब एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करने का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस देना, एक्सेप्टेंस वाला लेटर पोस्ट करना, तो उससे पहले आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। आ रहा समझ में? प्रपोजल 29 क्वेश्चन में एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट नेसेसरी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। बताओ कब? by the performance of condition of the offer by the offering, by the acceptance of the consideration by the offering, by the acceptance of benefit service by the offering, या all of the above। दोस्तों कम्युनिकेशन कब जरूरी नहीं है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये मैं आपको बताऊं कब? मैं आपको कब बताऊं? मैंने कहा, आपने मुझे कहा कि देखो आप आए, क्या कहते हैं, मैं एक आपकी गारमेंट की शॉप में आया, आपकी गारमेंट की शॉप में मैं आपके आया, मैंने शर्ट देखी, शर्ट देखकर मैंने पहन ली, और मैंने पहन ही ली शर्ट, मैंने पहन ली आपसे बिना पूछे, आपने दिखाया, मैंने कहा शर्ट उतारी, मैंने पहनी, अरे मजा आ रहा है भाई, मैं ले रहा हूँ, मैंने ऐसे कहा, मैंने पहन ली और मैंने कुछ नहीं बोला। तो क्या अब आप उसको एक्सेप्टेंस समझोगे? क्या मुझे उसको बताना जरूरी? अब बंदे ने पहन ली शर्ट, क्या बताना जरूरी है क्या एक्सेप्टेंस कर रहा हूं? इसलिए कहा कि कम्युनिकेशन का एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, ये बताना जरूरी कब नहीं होगा? जब परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन बाय द ऑफर ऑफ द ऑफर बाय ऑफरिंग, ऑफर ने जो परफॉर्मेंस करनी थी वो कर दी हो, ठीक। एक्सेप्ट बाय एक्सेप्टेंस ऑफ द कंसिडरेशन बाय द ऑफरिंग, ऑफरी ने कंसिडरेशन का एक्सेप्टेंस कर लिया हो, मतलब उसका पैसा ले लिया हो,
ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, क्या आपने कहा कि आप मेरे को आपने कहा कि आप मेरी कार खरीदोगे? मैंने कहा आपने मुझसे कहा कि सर आप मेरी कार ले लो, मेरे पास कार पड़ी है। मैंने कहा कितने की दोगे भाई? आपने कहा सर 2 लाख रुपए की दे दूंगा मैं, या 2 लाख रुपए की दे दूंगी मैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको 2 लाख रुपए पकड़ा दिया, आपने कंसिडरेशन ले लिया। अब मैं आपकी कार नहीं ले सकता घर से? क्या मुझे अब एक्सेप्टेंस कार ले जाने के आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं? दोस्तों इसलिए लिखा है, अगर ऑफरी ने, जिस बंदे ने उसने कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, आपने तेरी कार उठा कर ले जाऊंगा, यही तो बात हुई, अब आपकी कार उठा कर ले जाऊंगा। एक्सेप्टेंस ऑफ अ बेनिफिट सर्विस बाय द ऑफरी, एक्सेप्टेंस ऑफ बेनिफिट, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका बेनिफिट ऑफरी ने ले लिया, तो जब ले लिया, देखो बेनिफिट ले लिया, अब ले लिया तो अब क्या इस बात की एक्सेप्टेंस देनी भाई? अब भाई देखो क्या कैसा बेनिफिट, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी गेम की दुकान पे गए, आप गेम की दुकान पे गए, आपने गेम खेल ली, गेम खेलने के बाद आपकी सर्विस यूज कर ली, अब यूज कर ली तो आपका अब वो पूछेगा, आपको ऑफर देगा कि सर आप, सर या मैम आप क्या कहते हैं गेम खेलना चाहोगे? वो कहेगा मैं तो खेल ली भाई, आप खेल ली तो आपने एक्सेप्टेंस दे दी, मतलब आपके कंडक्ट से एक्सेप्टेंस हो चुकी। अब आपको अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। याद रहेगी बात कि भाई परफॉर्मेंस की ऑफ कंडीशन, या तो परफॉर्मेंस जिस पे ड्यूटी दी गई थी वो कंप्लीट कर ली हो, या कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया हो, या जो बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाता है वो एक्सेप्ट कर लिया हो। तीनों में से कोई भी अगर हो जाता है, तीनों के तीनों केस के अंदर ही कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस करूंगा करूंगा, एक्सेप्ट कर लिया तेरा ऑफर, ये बताना जरूरी नहीं, क्योंकि आपने कंडक्ट करके हमें बता दिया है, आपने कुछ करके दिखा दिया कि हाँ भाई शर्ट लेना आया था, शर्ट पहन चुका है आराम से बैठा हुआ है, तो मतलब क्या है? शर्ट खरीद ली। आया समझ में? नहीं आया? 29 क्वेश्चन हो गया। Counter offer proposing different term and condition. Counter offer proposing different amount of acceptance, amount to acceptance to the of the offer, amount to rejection of the offer, resulting in making of provisional contract, both B and C. देखो काउंटर ऑफर देने का पर्पस क्या होता है मेनली, इसका क्या होता है? मतलब काउंटर ऑफर देंगे, अगर कोई आप काउंटर ऑफर देगा तो उसका मतलब क्या है? आपका मतलब यह है कि आप ना ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करो, ये तो मतलब हुआ। यार आप मेरी बात सुनो, अगर आपको काउंटर ऑफर देने नहीं था तो ओरिजिनल ऑफर जो मैंने आपको दिया था वो एक्सेप्ट करते। मैंने कहा भाई आप मेरी कार खरीदोगे 2 लाख की, आपने कहा 1.5 लाख की खरीदूंगा, तो आपने मेरा ऑफर को एक्सेप्ट करने की सोची या मेरे ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए काउंटर ऑफर डाल दिया? यस, मेरे ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए। तो काउंटर ऑफर जब प्रपोजिंग होता है, जब देते हैं काउंटर ऑफर, जब देते हैं तो उसकी टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट क्या होती है, क्योंकि उसका अमाउंटिंग जैसी काउंटर ऑफर दिया उसका रिजेक्शन ऑफ ऑफर होता है। ये ऑफर क्या माना जाएगा? ये ओरिजिनल ऑफर माना जाएगा। ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन ही काउंटर ऑफर होता है। अगर आपको किसी का ऑफर रिजेक्ट करना है ना, तो उसको इनडायरेक्टली करो। कैसे? अगर वो कहेगा भाई देखो 2 लाख की कार बेच रहा हूँ, खरीदेगा मेरे से? वो कह रहा भाई 10 रुपए दे रहा, तो बता, वो चले जाएगा चुपचाप। भाई पिटी करवाने गए, तू अपने आप जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो चुका है। 31। तो रिजेक्शन ऑफ ऑफर, काउंटर ऑफर देने का मतलब यह ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्ट। Which of the following statement is false? Which of the following statement false? A response to invitation to treat lead to an agreement. A valid offer must be communicated. एक valid offer communicate होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। Supply of information is not an offer. अगर किसी को हम information दे रहे हैं कि वो ऑफर नहीं है, अगर किसी को हम information दे रहे हैं, मैं कह रहा था कि यार इसमें ना ये एक मोबाइल आया है, एक मोबाइल आया, मैंने आपसे, और मैंने आप में बात कर रहे हैं, और मैंने कहा यार इस मोबाइल में तो यार बहुत अच्छे फीचर्स है यार, बहुत अच्छे फीचर है, 4 GB रैम, 64 GB रैम, और मतलब 100 मेगापिक्सल कैमरा, मतलब खतरनाक, मतलब मोबाइल ने ये तबाही मचा दी इसने। तो क्या मैं आपको मोबाइल की इन्फॉर्मेशन देने का मतलब, मैं आपको मोबाइल की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो क्या मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ? नहीं दे रहा। तो सही है बिल्कुल भी। सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर। किसी को इन्फॉर्मेशन देना वो ऑफर नहीं है। ठीक है, अगर मैंने आपने कहा, आपने अपने फ्रेंड को बोला अरे यार सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, क्या आप सर की क्लास खरीद ले भाई, अपनी मतलब किसी और सी क्लास में ले, सर से ले। आपने किसी को इन्फॉर्मेशन, क्या आप उसको ऑफर दे रहे हो? आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, और वैलिड ऑफर तभी होगा जब वो कम्युनिकेट होगा। बिल्कुल सही, मैंने पढ़ाया था एसेंशियल एलिमेंट में। अ रिक्वेस्ट फॉर अ टेंडर इज एन इन्विटेशन टू ट्रीट, इन्विटेशन टू ट्रीट। अब बचे 2 सर। एक ये क्या होता है इन्विटेशन टू ट्रीट? इन्विटेशन टू ट्रीट, ये रहा एक इन्विटेशन टू ट्रीट। क्या होता है सर ये? इन्विटेशन टू ट्रीट होता है, इन्विटेशन टू ट्रीट का मतलब होता है इन्विटेशन टू ऑफर। अच्छा सर एक ही होता है? हाँ भाई एक ही होता है। इन्विटेशन ये टू ट्रीट बराबर होता है इन्विटेशन टू ऑफर, मतलब दोनों एक ही होता है, नाम अलग अलग है, डाल रखे हैं, दूसरे नाम से भी जाना जाता है इसको। अब मेरी बात को समझना, मैंने एक दुकान के अंदर शॉप लगाई है। देखो मेरा इसमें टाइम क्यों लग रहा है? इस टाइम इस वजह से लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि सर मुझे हर एक पॉइंट पे नई बातें आ रही है। क्यों आ रही है नई बातें? क्योंकि सर उसकी प्रोविजन है ही नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर समझाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पेपर में आने की कुछ भी चांसेस होते हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी।
मेरे बच्चों के एक बच्चा था, उसके 99 नंबर आए थे लॉ के अंदर, 99। सर हर एक चीज कराऊंगा नहीं तो कैसे होगा, इसलिए हर चीज कराता हूँ। बहुत अच्छा, उसने मेरी हर बात मानी, आपने मेरी हर बात मानी। 99 मार्क्स इन लॉ बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और मजा आ गया था उसके नंबर देखकर, इसलिए मुझे हर चीज करानी जरूरी थी। और यही क्लास जो आप देख रहे हो, यही क्लास मैंने उसको प्रोवाइड करी है। ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ट्रीट, बात एक ही होती है। ध्यान से भैया, इन्विटेशन टू, मैंने एक दुकान, मेरी एक दुकान है और मैंने वहां पर शूज रख रखे हैं, शूज की दुकान है, मैंने शूज रखे हैं, वो सबका प्राइस लिख रखा है। अब एक बंदा आया मेरे पास, मैंने क्या दिया, एक तरीके से इन्विटेशन टू ऑफर दिया। एक पर्सन आया, और इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है, लोग आए, मुझे ऑफर दे और मैं उसको एक्सेप्ट करूं, ये तो मतलब होता है इन्विटेशन टू ऑफर का। अब लोग आए मेरे पास, कह रहा है कि ये जो शूज आपने बाहर लगाया ना 2400 का, मैं आपको 2000 पे दूंगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं बेच रहा, 2400 को ही बेचूंगा मैं, तो फिक्स रेट है। एक और पर्सन आया, कह रहा है ये सूज जो है ना 2000 रुपए का, 2400 का, मैं इसको 2000 पे दूंगा आपको। वो कह रहा है मैं 2100 देने को तैयार हूं, मुझे बेच दे। मैंने कहा मैं बेचूंगा ही नहीं भाई। कुछ देर टाइम बाद एक और पर्सन आया, वो कह रहा है कि भाई ये जो बाहर 2400 का शूज लगाया बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत नया शूज था और हाई क्वालिटी का शूज था, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसके 2300 देने को तैयार हूँ। कह रहा भाई मैं नहीं बेच रहा। एक बंदा आया, कह रहा भाई मैं 2400 दूंगा, दे रहा है क्या? कह रहा अभी ले। तो 4 बंदों ने रिस्पॉन्स करा। क्या 4 बंदे रिस्पॉन्स करेंगे, क्या चारों के साथ एग्रीमेंट बना लूंगा क्या? अगर कोई इन्विटेशन टू ऑफर में रिस्पॉन्स देता है, कहता है कि भाई मैं ये इतने प्राइस कोट करता हूँ, इसमें दे रहा है क्या? कह रहा मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं उसी का एक्सेप्ट करूंगा जिसका ज्यादा प्राइस होगा। एक ने कहा कि भाई मैं 2400 देने को तैयार हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दे दे। मैंने कहा ले ले भाई। तो रिस्पॉन्स देने से क्या एग्रीमेंट बन जाएगा? नहीं दोस्तों, 4 जने ने रिस्पॉन्स दिया, एग्रीमेंट किसी एक के साथ ही बना। तो इसलिए लिखा हुआ है अ रिस्पॉन्स टू इन्विटेशन टू ट्रीट। इन्विटेशन टू ट्रीट मतलब इन्विटेशन टू ऑफर को, ऑफर में अगर रिस्पॉन्स भी देंगे ना, तब भी लीड टू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बन जाएगा। तो गलत स्टेटमेंट है। यही तो पूछा था कि हर एक बंदा, भाई गवर्नमेंट ने टेंडर इशू करा, और टेंडर इशू करने के बाद ऑफर दिया, लोग आएंगे, इनवाइट करा, टेंडर इनवाइट करने के बाद लोग आएंगे, ऑफर देंगे, अपना प्राइस कोट करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या सबके साथ एग्रीमेंट बना लेगी? रिस्पॉन्स देने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के सबके साथ एग्रीमेंट बना? नहीं मेरे भाई, गवर्नमेंट तो सिर्फ एक ही साथ बनाएगी। इसलिए कहा रिस्पॉन्स देने से एग्रीमेंट नहीं बनता, एक्सेप्टेंस से एग्रीमेंट बनता है। और लास्ट में क्या लिखा था? फर्स्ट, अ रिक्वेस्ट फॉर टेंडर इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर, टेंडर की रिक्वेस्ट करना, टेंडर की रिक्वेस्ट करना। बहुत सारे ने कहा कि भाई टेंडर डालो, टेंडर डालो, टेंडर डालो, हमें हमें प्राइस कोट करना, अपने टेंडर दो। तो ये ठीक है, टेंडर की अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक तरीके का इन्विटेशन टू ऑफर ही है कि भाई हमें टेंडर डालो, हमें प्राइस कोट। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी टेंडर डालो, जैसी गवर्नमेंट टेंडर डालेगी इन्विटेशन टू ऑफर बन जाएगा और यहाँ पर प्राइस कोट हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट गलत है, पहली वाली याद रहेगी बात। When a promise does not accept the offer of performance, when a promisee, sorry, मैंने गलत पढ़ा। When a promisee does not accept the offer of performance, the promiser is not responsible for non-performance। क्या मतलब हुआ? दोबारा ध्यान समझना, मतलब इंपॉर्टेंट है। When a promisee does not accept the offer of performance, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करा, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। क्या मतलब हुआ? देखो, एक बंदा है ए और एक पर्सन है बी। ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया और कहा कि तुम्हें ये परफॉर्मेंस करनी है, ये काम करना है, ये काम करना है। ए कौन हो गया? प्रोमिसर हो गया। ए कौन हो गया? भाई प्रोमिसर हो गया। कह रहा है जब ये तुम काम कर लोगे ना, फिर मैं अपना काम करूंगा, फिर मैं अपना काम करूंगा। मतलब तेरे काम खत्म होने के बाद मेरा काम चालू होगा, कोई भी काम है, मान लेते हैं ना, ये समझो। कह रहा एक परफॉर्मेंस तो है, बी ने कहा ठीक है मैं इसको परफॉर्मेंस करता हूँ, और बी ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट तो कर लिया, पर परफॉर्मेंस पूरी नहीं करी। अगर बी परफॉर्मेंस पूरी नहीं करेगा तो ए भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो अगर ए ने परफॉर्मेंस पूरी नहीं करी तो बी की प्रोमिस की वजह से हुआ, तो क्या बी कहेगा भाई तूने तो डिफॉल्ट कर दिया, भाई तूने तो प्रोमिस अपना कहा। तो ए कहेगा भाई पहले तू तो कर अपना काम, जब तू अपना काम करेगा तभी तो मैं अपना काम कर पाऊंगा, तेरे पर डिपेंड हूं मैं, तू अपना काम करेगा तभी मैं कर पाऊंगा। इसलिए कहा कि बी अगर प्रॉमिस ऑफर को एक्सेप्ट करता है पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, तो ए अगर प्रोमिजर कौन है? ए, और प्रोमिसी कौन है? ए, बी। तो बी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। भाई इसने कहा परफॉर्मेंस जो इसने बताई उसको एक्सेप्ट नहीं करा, कह रहा कि भाई जो तुम परफॉर्मेंस बता रहे एक्सेप्ट नहीं करा। तो एक्सेप्ट इन द सेंस कि इसने करा नहीं पूरा का पूरा, ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया पर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करा, मतलब जो काम बोला था करने को वो उसने नहीं करा। ठीक है, तो प्रोमिसर जो ए है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अब तू करे ना करे, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं उसके लिए। तो मैंने तो भैया दे दिया था, आपने ऑफर से पहले आप परफॉर्मेंस नहीं करो तो मेरी गलती है। आया समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल के साथ फिर दोबारा समझा देता हूं।
अभी तो मैंने परफॉर्मेंस के बारे में बताया, अब मैं परफॉर्मेंस के एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों मान लेते हैं एक ए पर्सन है, ए ने बी से कहा देख भाई एक शिप आने वाला है, ठीक है, एक शिप आने वाला है, जो भी शिप है, शिप आने वाला है। जैसे ये शिप पोर्ट में पहुंच जाए, पोर्ट कहाँ पर होता है, जहां पर वो किनारा होता है, पोर्ट जहां पर शिप्स वगैरह आते हैं और माल अनलोड होता है, तो यहाँ पर शिप आ जाएगा, तो ये जो इसमें जो गुड्स निकलेंगे वो अनलोड कर लिए और तू अपने घर ले गई है। देखा ठीक है। और ये जो ऑफर दिया इसने, कह रहा है भाई जो मेरे गुड्स है, ये मेरे गुड्स है जो आ रहे हैं, तो अपने पास ले जाइयो, यहाँ से ले जाइए और ले जाइए, मुझे पैसे दे 2 लाख रुपए। इसने 2 लाख रुपए दे दिए, गुड्स को भेज दिया। ए ने बी को कहा कि भाई मेरे गुड्स शिप से आ रहे हैं, जैसे ही तेरे पास पहुंचेंगे, पोर्ट में पहुंचेंगे, तू जाकर वहां से ले लियो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तू मुझे अभी 2 लाख रुपए दे दे। इसने भाई 2 लाख रुपए दे दिए। अब 2 लाख रुपए दे दिया, कह रहा बाकी 2 लाख रुपए बाद में दे, 4 लाख की डील हुई, 2 लाख अभी दे दो, 2 लाख बाद में दे देना। मैंने कहा ठीक है। पोर्ट आया, बी गया ही नहीं वहां पर, अब बी गया नहीं तो गुड्स वहीं रह गए, वहीं रह गए तो बी ने परफॉर्मेंस करी नहीं। अब जब बी परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो एक अपनी परफॉर्मेंस कैसे पूरी करेगा, एक क्या करेगा, एक कुछ भी नहीं करेगा भाई। तो एक क्या, एक कहेगा कि भाई तेरी वजह से, एक कहेगा भाई मेरी गलती नहीं, बी की गलती, जो प्रॉमिस ही है उसने ही परफॉर्मेंस अभी पूरी, जाकर को लेना था गुड्स और 2 लाख रुपए देना था। बी एक ही एक का ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नॉट परफॉर्मेंस। अगर बी ने परफॉर्मेंस नहीं करी पूरी अपनी, तो ए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। याद रहेगी बात, तो बताओ आंसर सही है गलत है, सही है। बी अगर प्रॉमिस ही अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करता, तो उस परफॉर्मेंस के लिए, पूरा ना करने के लिए, ए इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये बिल्कुल सही लैंग्वेज भाई। कितने हैं? फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी, एक एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगा, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड बोले, अनकंडीशनल बात एक ही है। ये मेरे दोस्तों यहाँ का ये पार्शियली तो वर्ड कभी सुना नहीं, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड या अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मतलब अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड, ठीक है, ये था ना एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस टेक प्लेस, एक्सेप्टेंस चैप्टर आ रहा है, एक्सेप्टेंस टेक प्लेस एज अगेंस्ट द प्रपोजल, against the proposal when the letter of the acceptance is posted by the acceptor। एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? जब लेटर जो है एक्सेप्टेंस का पोस्ट कर दिया जाएगा एक्सेप्टर द्वारा, when the letter of acceptance received होगा। नहीं दोस्तों, जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ उसी टाइम एक्सेप्टेंस हो गए मेरे भाई, यही बताया था ना मैंने। जैसे ही लेटर उसने पोस्ट कर दिया, अब पहुंचे या ना पहुंचे, एक्सेप्टेंस उसी टाइम हो जाएगी। मेरे सारे एग्जांपल याद रखना, ये तो एग्जांपल है, इसे कहते हैं कि जो पढ़ाया उसमें से आया। अब जो कॉन्सेप्ट है ही नहीं उसको कैसे बता रहे सर आप, इसलिए मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है उसको फिर डिटेल में, ये तो 5 मिनट में खत्म हो जाए सारे के सारे। जैसे कि ये खत्म हो गया, सिंपली आपको बचेगा, जब भी लेटर पोस्ट करेगा एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन है, जो एक्सेप्ट करने वाला है, जैसे लेटर पोस्ट कर दिया, अब पहुंचे या ना पहुंचे, पोस्ट करते ही क्या हो गया, एक्सेप्टेंस दे दी। एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, ऑक्शन मतलब क्या होता है, नीलामी, नीलामी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लास्ट कंसेप्ट है ऑक्शन ऑफ सेल, तो मैं आपको बताऊंगा सेल ऑफ गुड्स का पार्ट होता है वैसे तो ये। और ऑक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट दी, इश्तिहार दिया, नीलामी होने वाली है, नीलामी के लिए क्या दिया दोस्तों, इश्तिहार दिया, एडवर्टाइजमेंट कराई। तो बताओ वो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट कराना और कहना कि देखो हम, ये घर है इसको हम बेच रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कराना, घर है उसको हम बेच रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट जो कराई है कि आओ इस घर को खरीदने के लिए हमारे को ऑफर दो, कि आप कितने का ये घर खरीदोगे, तो ये क्या है, ऑफर या इन्विटेशन टू ऑफर, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। ये क्या है दोस्तों, इन्विटेशन टू ऑफर है। ऑक्शन, ऑक्शन मतलब क्या होता है, नीलामी, तो किसी चीज की नीलामी होती है। जैसे आपके पास अगर मुंबई पोर्ट है और गोवा पोर्ट है, जहां पर क्या होता है शिप्स आती है, माल अनलोड करती है, तो कभी कभी जो वन पर्सन जिनका माल होता है वो लेने आते ही नहीं काफी टाइम तक, तो क्या होता है जो वहां पर कस्टम ड्यूटी वाले पर्सन होते हैं ना, कस्टम ऑफिसर जो होते हैं, वो क्या करता है माल को नीलाम कर देते हैं, बेच देते हैं, कहते हैं बेचो, और बेचकर उसमें पैसा रख लेते हैं अपना, क्योंकि गोडाउन में रखा होता है माल, तो गोडाउन में माल रखा होता है तो काफी टाइम तक पड़ा होता है, कोई लेना आता ही नहीं, कहता लवारिस है बेचो उसको, कस्टम ऑफिसर बेच देते हैं भाई, उसकी नीलामी कर देते हैं। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आती है, तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट दी, आओ हमें ऑफर दो, कितने खरीदोगे, दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। ये बात समझ में नहीं आई। कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों कब बनेगा, जब व्हेन द एक्सेप्टर हैज डन समथिंग टू सिग्निफाई हिज इंटेंशन। बिल्कुल सही बात है, पहली पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या ऑफर को रीड करने से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मेक हिज माइंड टू डू सो, कह रहा मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा भाई, मैं एक्सेप्टेंस दूंगा, ऐसा माइंड में सह पहले उसे पढ़ रहा है, देखो पढ़ने को एक्सेप्टेंस दे दूं नहीं, क्या वो माइंड में सोच रहा है कि यार मैं एक्सेप्टेंस पक्का दूंगा, नहीं, जब तक वो अपनी इंटेंशन बाहर नहीं निकालेगा, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं,
तब तक एज कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता ना। आपने हमको कहा सर आप मेरे पास एक पेन है बहुत अच्छा है, आप एक पेन खरीदोगे? मैंने कहा कितने में? कह रहा 100 रुपीज में बेचूंगा मैं आपको। मैंने कहा मैं आपका ऑफर पड़ा। मैंने कहा ठीक है सर। ऑफर पड़ते ही क्या एक्सेप्टेंस दी? नहीं। मैं माइंड में सोचा अरे यार मुझे खरीदना है ये पेन, मैं उसको बोलूंगा जब तक बोलूंगा नहीं तब तक क्या होगा। इसलिए कहा कि अपनी इंटेंशन को सिग्निफाई करो, बताओ, डन समथिंग, कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे आपकी इंटेंशन पता है, लग रही है कि आप खरीदने वाले हो। When the acceptor has done something to signify his intention, अपनी इंटेंशन को, जो आपकी इच्छा है वो आप बताओ कि आप खरीदना, कुछ ऐसा करो जिससे आपने कहा हाँ, आपने हाँ बोल दिया या लिख कर दे दिया यस आई वांट टू बाय दिस पेन, तो हम कहेंगे तब बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है। 37, इफ द ऑफरी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, अगर कोई ऑफरी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ अडोन टू द प्रिस्क्राइब मोड, देन offerer may accept or reject such acceptance. Offer lapse automatically. It is a counter offer या offer commit a breach of contract. ये breach of contract होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ब्रीच मतलब क्या होता है? तोड़ना। आगे जाके चैप्टर है इसका, मैंने लिखवाया है ना टॉपिक टू बी कवर के अंदर। दोस्तों अगर कोई ऑफरी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब, जिस मोड से दिया जा रहा है उस मोड से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो ऑफरर है में एक्सेप्ट और रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस, कह रहा है एक्सेप्टेंस, उसके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकता है। मान लेते हैं ए और बी। ए ने कहा कि भाई क्या तुम मेरी बाइक खरीदोगे? बाइक। बी ने कहा हाँ मैं खरीदने को तैयार हूँ। बी ने कहा हाँ मैं खरीदने को तैयार हूँ। ठीक है। बी कह रहा है कि भाई देखो मैं तो कैश पेमेंट नहीं करूंगा, मैं बैंक से ट्रांसफर करूंगा। ये कह रहा है बैंक से ट्रांसफर को तो टैक्स भरना पड़ेगा यार, नहीं बैंक से ट्रांसफर नहीं करेगा। ये ने कहा नहीं भाई जो तू मोड से पैसा भेज रहा है, जिस मोड से तू पैसा भेज रहा है मैं उस मोड को एक्सेप्ट नहीं करता। बी ने कहा कि भाई मैं उस मोड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलो मैं इसको घुमाता हूँ एग्जाम्पल में, क्योंकि वहां पर ऑफरिंग की बात हो रही थी। ए ने कहा बाइक खरीदेगा, तो ए ने ऑफर दिया, ये हो गया ऑफरर, और ये हो गया ऑफर जिसको ऑफर दिया जा रहा है। और कहा कि भाई जो तू कैश पेमेंट करेगा ना 50,000 रुपए की, वो कैश पेमेंट तुझे बैंक से करनी पड़ेगी, कैश से करनी पड़ेगी। वो कह रहा भाई मैं तो कैश ट्रांजेक्शन करता ही नहीं, मैं तो बैंक से करूंगा और मैं अपना खर्चा दिखाऊंगा, मैं कहूंगा मेरा तो एक्सपेंस है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा। अब बी कहने लगा भाई मैं बैंक से पेमेंट नहीं करूंगा, जो तू कह रहा है नहीं, जिस मोड से तू कह रहा है करने की मैं नहीं करूंगा, मैं ये मानता नहीं। तो अब पढ़ो द ऑफरी, ये बी डज नॉट एक्सेप्ट नहीं करता ऑफर। क्यों? बाइक खरीदेगा ऑफर, क्यों? जिस मोड से प्रिस्क्राइब उस मोड से नहीं करता। तो ए कह रहा है, ऑफरर कह रहा है कि भाई बाइक खरीदने का ऑफर नहीं करता, तो जो मोड से तू मुझे देगा ना पैसे बैंक से, कह रहा है तूने कहा, बी ने कहा कि भाई देख बैंक से ले, बैंक से दे दूंगा 50,000 रुपए देना है तो बाइक दे दे, वरना मैं नहीं खरीद। आपने तो मना कर दिया, बी ने तो मना कर दिया। अब ये कह रहा है चल ठीक है मैं खरीद लेता हूँ या मैं नहीं खरीदता हूँ। हो सकता है ना। आप सोचो आपने मुझे बाइक बेचने का ऑफर दिया, आपने कहा भैया सर आप मुझे ना कैश में पेमेंट मत करना, कैश में पेमेंट करना। मैंने कहा सर मैं तो बैंक ट्रांजेक्शन करता नहीं बच्चे, मैं तो बैंक से ही करूंगा। तो आपने कहा सर नहीं कैश ट्रांजेक्शन चाहिए, बैंक नहीं। तो आप तो या तो क्या कर दोगे, आप मेरी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर दोगे, कहोगे भाई मैं बैंक से ट्रांजेक्शन, मैंने कहा आपसे मैं बैंक से ट्रांजेक्शन करूंगा, आप कह रहे हो नहीं सर, या आप मान लोगे। नहीं यही तो दो बात होगी, या तो आप एक्सेप्ट करोगे बैंक वाली ट्रांजेक्शन, या तो जो मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ बैंक से एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ ना, क्या मैं बैंक से पेमेंट कर दूंगा, एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ पर बैंक से करूंगा, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे बैंक वाला, ले लोगे बैंक में पैसा, या नहीं लोगे। तो इसलिए लिखा ऑफर में एक्सेप्ट रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है बताओ? बैंक से पैसा देना एक्सेप्टेंस है कि मैं एक्सेप्टेंस दूंगा पर पैसा बैंक से ट्रांसफर करूंगा। अब वो रिजेक्ट भी कर सकता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। यही बात समझ में नहीं है। 38 क्वेश्चन में चलते हैं। 50 आई थिंक 72 तक है। हाँ भाई 72 तक है, आई थिंक इतना ही है। कम्युनिकेशन ऑफर इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफर को कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? द लेटर इज पोस्ट टू द ऑफरी, लेटर रिसीव बाय द ऑफरी, ऑफर और एक्सेप्टेंस बाय द पर्सन टू हुम। जिस दिन लेटर पोस्ट करा उस दिन माना जाएगा, जिस दिन लेटर रिसीव हुआ उस दिन माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बताओ मैंने यहां से एक लेटर पोस्ट करा, क्या आपको पता चला आपको ऑफर आया? नहीं। आपको ऑफर आया कब पता चलेगा? आप खुद ही लॉजिक लगाओ। जब आपके पास पहुंचेगा ना मेरे भाई, तो वह क्या होगा? द लेटर इज रिसीव्ड बाय द ऑफर। जिस दिन ऑफरी, जो ऑफर जिसको ऑफर दिया है उस दिन उसको, जिस दिन उसके पास लेटर रिसीव्ड होगा उस दिन क्या माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट माना जाएगा कि हमने ऑफर दे दिया। मैंने यहाँ से लेटर पोस्ट करा पर 2 दिन लगे, 15 तारीख को ऑफर दिया, ऑफर का लेटर पोस्ट करा 17 को पहुंचा, तो 17 को माना जाएगा ऑफर कंप्लीट। ऑफर कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा 17। एक्सेप्टेंस टेक प्लेस व्हेन एंड वेयर द मैसेज इज रिसीव्ड।
एक्सेप्टेंस जो टेक प्लेस होती है कब, एक्सेप्टेंस कब होगा, या तो व्हेन एंड वेयर, जब मैसेज रिसीव हुआ, जिस जगह मैसेज रिसीव हुआ है, जैसे मैसेज रिसीव हुआ हम उसको एक्सेप्टेंस देंगे। बिल्कुल सही बात है, गलत है क्या? एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, व्हेन एंड वेयर द मैसेज है, जब मैसेज रिसीव्ड हो जाए तब एक्सेप्टेंस है। बिल्कुल ऑब्वियस बात है। मैंने कहा कार खरीदोगे, आपने कहा, आपने मैसेज कर दिया हाँ खरीदूंगा, तो एक्सेप्टेंस है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू है। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉन एक्सेप्टेंस एट ऑल, वैलिड, बाइंडिंग प्रॉमिस और नन ऑफ द अबव। भाई मेंटल एक्सेप्टेंस क्या है? अनसाउंड माइंड पर्सन कर ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट, आगे जाकर पढ़ाऊंगा, अनसाउंड माइंड कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो एक्सेप्टेंस कैसे दे देगा भाई? तो नो एक्सेप्टेंस है। मेंटल एक्सेप्टेंस, मेंटल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो पर्सन जो दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है। पढ़ते जाओ सर, अभी क्लास खत्म होगी नहीं, बहुत सारे हैं, क्या करें, आप कितना पार्ट बनाऊंगा और उसके देखना खत्म ही नहीं होने को दे रहा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? चलो जल्दी जल्दी करते, चलो जल्दी जल्दी करते, थोड़ा स्पीड में। बिड एट एन ऑक्शन, बिड का मतलब क्या होता है? बोली लगाना। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलामी। नीलामी में बोली लगाने को क्या कहते हैं दोस्तों? नीलामी में बोली लगाने को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस ऑफर टू बाय। एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैं 2 लाख 3 लाख, आईपीएल देखे है ना, वो बोलते नहीं है, ऐसा करते हैं, तो वो क्या है? बोली लगाते एक तरीके से, आईपीएल में प्लेयर को खरीदते हैं, तो एक्सप्रेस ऑफर टू बाय, ऑफर दे रहे हैं, वो भी कैसा? एक्सप्रेस, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर होता है ना ऑक्शन सेल, ऑक्शन करना इनविटेशन टू, नीलामी देना इनविटेशन टू, लोग आते ऑफर देते हैं, ऑफर देते हैं तो क्या होता है? बोली लगाते हैं, तो बोली लगाना क्या है? एक्सप्रेस टू बाय, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बाय करेंगे करेंगे। जनरल ऑफर ओपन फॉर वर्ल्ड एट अ लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन इन अ वर्ल्ड, any person within the country, any person who comply with the condition of the offer, any person who read the advertisement। बताओ, अब बताओ सर, सिंपल है सर। वर्ल्ड में कैसे होगा भाई? इंडिया में ऑफर दिया जा रहा है, वर्ल्ड में कोई बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा? तो इंडिया क्या है, इंडिया में करा जाएगा। विद इन द कंट्री, हाँ सर विद इन द कंट्री हो सकता है, बट सर वो पर्सन जो ऑफर दिया जा रहा है उसकी कंडीशन को मानता है, तभी तो ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, तभी तो एक्सेप्ट करा जाएगा। मैंने कहा भाई कोई ऑफर दिया, मैंने कंडीशन रख दी, अब जो बंदा इस कंडीशन को मानेगा वो बंदा एक्सेप्ट कर लेगा, सिंपल सी बात है। तो सी इज द राइट आंसर। वो पर्सन जो कंडीशन, ऑफर की कंडीशन को कंप्लाई करता है, कंप्लाई मतलब क्या होता है? मानना, मानता है, वो एक्सेप्ट कर लेगा भाई। द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेन द एक्सेप्टेंस। देखो बार बार आ रहा है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? जिस दिन उसने लेटर को पोस्ट कर दिया उस दिन माना जाएगा, व्हेन इट पोस्टेड बाय हिम, जिस दिन पोस्ट करा उस दिन माना जाएगा, सिंपल। इफ द कम्युनिकेशन इज मेड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन, अगर किसी कम्युनिकेशन अनऑथराइज्ड, जिसको ऑथराइज नहीं करा, मान लो मैंने कहा जा बेटा, मैंने किसी अपने एक छोटा लड़के को बोला, मैंने कहा जा बेटा, मेरे यहाँ अंडर काम करता है, मैंने कहा जा बच्चे इसको जरा लेटर को पोस्ट करके आइए, तो मेरा ऑथराइज्ड एजेंट हो गया, मैंने भेज दिया उसको। अनऑथराइज्ड एजेंट अगर कम्युनिकेशन दे दिया तो इट डज नॉट रिजल्टिंग इज एन कॉन्ट्रैक्ट। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। एग्रीमेंट बनेगा? नहीं बनेगा। ऑफर बनेगा? कंसिडरेशन होगा? क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? एग्रीमेंट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट मत लिख देना, गलती है। कॉन्ट्रैक्ट तो बच्चे तब बनता है जब ऑफर एक्सेप्ट प्लस इन्फोर्सबिलिटी होती है, यहाँ तो बात एग्रीमेंट की हो रही है। जब एग्रीमेंट हो जाएगा, ऑफर देंगे, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तब जाकर एग्रीमेंट बनेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट तो बाद की बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में आएगा कि जब इन्फोर्सबिलिटी होगी तब। यहाँ तो ऑफर दिया जा रहा है और कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? कोई दूसरा पर्सन, कोई किसी पर्सन ने भी कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसे कैसे कम्युनिकेशन कर देगा? ऑफर आपको दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कोई और कर रहा है कि भाई मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, ऐसे तो ना एग्रीमेंट माना जाएगा। एग्रीमेंट इट डज नॉट रिजल्टिंग इन एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं बनेगा। जब एग्रीमेंट ही नहीं बना तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो एग्रीमेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि पहली प्रेफरेंस एग्रीमेंट को दी जाएगी, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बनेगा ना पहले, फिर बात की बात है। एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो बाद में ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले एग्रीमेंट बोलेंगे। आया समझ में? Which section of Indian Contract Act define the performance of condition of the proposal of an acceptance of the proposal? कौन से सेक्शन में डिफाइन है ऐसी कंडीशन? दोस्तों वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सेक्शन 8 में है। इसमें है सेक्शन 8। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन इज प्रपोजल, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रपोजल दिया जा रहा है उसमें जो कंडीशन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, वो सेक्शन 8 में की गई है, वो हमारे सिलेबस में नहीं। मैंने कहा ना, जब 2012 सिलेबस हुआ करता था, बहुत पुराना सिलेबस था, 2012 में सिलेबस बना था, तब वहां पर ये डाला गया था, बहुत सारे प्रोजेक्ट। तब तो इतना बड़ा था ना फाउंडेशन लेवल, तो सर कोई सॉल्व ही नहीं कर पाता था फाउंडेशन लेवल को, इतना बड़ा हुआ था, तब वहां पर डाला गया था ये। बस अब क्या है, अब डाला ही नहीं है। Which section of law of contract define? Which section of law of contract when the proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is completed against the but not afterward? बिल्कुल सही। कौन सेक्शन? ये तो बताया, ये सेक्शन बताया था मेरे भाई। क्या बताओ? सेक्शन 5
रिवोकेशन कहां पर है? सेक्शन 5 के अंदर है दोस्तों। रिवोकेशन कहां पर है मेरे भाई? सेक्शन 5 के अंदर। ये देखो सामने, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेक्शन 5। ठीक है, कराया था ना ये सेक्शन, क्लियर है, दिखा दिया मैंने सामने। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ प्रॉमिस इज ये प्रॉमिस क्या है? अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस की डेफिनेशन है दोस्तों। अ प्रॉमिस इज अ कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन टू डू समथिंग। अ प्रपोजल है, एक प्रॉमिस क्या है? एक प्रपोजल विच हैज बीन एक्सेप्टेड, जो हमने एक्सेप्ट कर लिया। जो प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर लिया क्या बन गया? व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इज बिकम प्रॉमिस। क्या की डेफिनेशन? जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है क्या बन जाता है? प्रॉमिस। क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिस बन जाएगा। बिल्कुल सही है। व्हेन द प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। व्हेन पार्टी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन टेलीफोन, टेलीफोन में एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुई टेलीफोन से, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम कंप्लीट एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज हियर्ड बाय द प्रपोजल। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड in no section of Indian contract but so decided by the Supreme Court in section 2, in section 3, in section 4। बताओ सेक्शन 2 तो डेफिनेशन का है, सेक्शन 3 4 में नहीं बताया, ये मेरी गारंटी है। सेक्शन इज द नो सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से द्वारा ये बताया गया कि अगर आप फोन में बात कर रहे हो तो जो सुनने वाला है अगर उसने सुन लिया और उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और एक्सेप्टेंस देते ही मैंने सुन लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैंने कहा क्या तुम मेरी पेन खरीदोगे? आपने कहा हाँ सर मैं खरीदने को तैयार हूँ। क्या आपने खरीद लिया? आपने हाँ बोल दिया, मैंने ऑफर दिया, आपने हाँ बोल, मैंने सुन लिया। और जैसे ही मैंने आपकी एक्सेप्टेंस मैंने फोन में सुनी तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब आपको मेरे को पेन देना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोस्तों। तो सेक्शन नहीं है कोई भी, सेक्शन कोई नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि भाई ऐसा होगा तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। और प्रॉमिस इज अ पर्सन हु मेक अ प्रॉमिस। अब प्रॉमिस ही कौन होता है? वो पर्सन जो प्रॉमिस करता है। A person who monitor the statement of intention of two party, a person to whom the promise is made, जिसके लिए प्रॉमिस करा जाता है। बताओ सिंपल, अब प्रॉमिस वो पर्सन होता है जिसके लिए प्रॉमिस करा जाता है, जिसके लिए प्रॉमिस टू अ पर्सन टू whom the promise is made, जो पर्सन प्रॉमिस देता है, जो पर्सन क्या करता है, ठीक है, to whom the promise is made, to whom the promise, जिसके द्वारा प्रॉमिस दिया जाता है। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो प्रॉमिस हो गया। तो जिसके ज्यादा एक्सेप्टेंस होता है वही प्रॉमिस देता है। तो टू whom a person to whom a promise is, which of the following is an invitation to offer। इनविटेशन टू ऑफर क्या है? जैसे बिट इन एन ऑक्शन सेल इज इनविटेशन टू ऑफर। ऑक्शन सेल पर अगर हम बोली लगाते हैं तो वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। और सर एक कैटलॉग ऑफ गुड्स ऑफ सेल, मैंने कहा एक रेस्टोरेंट में गए, उसका जो कैटलॉग होता है, उसका जो प्राइसिंग रेट वो भी क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। दो इसका राइट आंसर है, दोनों राइट। अ टेंडर टू सप्लाई गुड्स एट अ सर्टेन, ये नहीं है। टेंडर देना कि भाई गुड्स सप्लाई करने सर्टेन टाइम के अंदर, ये नहीं है। टेंडर ऑफ इनवाइटिंग जब होता है, टेंडर देना तो ऑफर है, टेंडर ऑफ इनवाइटिंग टेंडर करना वो है इनविटेशन। दो है इसके आंसर है, दो आंसर है। उसके बुक के अंदर आपको ये दे रखा है डी, और यहाँ पर सी भी होगा। बिट इन ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल में बोली लगाने, नीलामी में जब हो रही है हम बोली लगाएंगे तो ऑफर तो देते हैं एक तरीके का, इनविटेशन टू ऑफर। ओ सॉरी मेरे दोस्तों, सॉरी, बी नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है। बोली लगाना तो सर सॉरी, बोली लगाना तो सर वो होता है ऑफर। सुना ध्यान से, ऑक्शन नीलामी की एडवर्टाइजमेंट देना इनविटेशन टू ऑफर है। आपने नीलामी की ऑक्शन सेल की एडवर्टाइजमेंट दी और मैं इस पे बोली लगा तो मैं तो ऑफर दे रहा हूँ ना। ये जब आप नीलामी की एडवर्टाइजमेंट दोगे वो इनविटेशन टू ऑफर है, मैं जो ऑफर दे रहा हूँ वो ऑफर है। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, यहाँ पर ऑक्शन सेल लिखा होता ना, सिर्फ ऑक्शन सेल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑक्शन सेल लिखा था तब क्या था इनविटेशन। बिल्कुल सही आंसर है। देखो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सिर्फ आपका प्राइसिंग है, कैटलॉग है, उसके अंदर प्राइस दे रखा है। अब मैं आपको अगर बोलूं कि भाई मुझे सामान चाहिए तो ये क्या है? ऑफर दे रहा हूँ। तो बिट बोलना मतलब बोली लगाना, बोली लगाने को कहते हैं ऑफर देना। और ऑफर कब देंगे? जब कोई बंदा मुझे इनविटेशन टू ऑफर देगा तभी तो ऑफर देंगे। तो बिट ऑफर हो गया, मैंने गलती पढ़ लिया, ध्यान समझ नहीं आया। हाँ, बिट समझ नहीं आया इन द सेंस कि आपको मैंने थोड़ा उल्टा ले गया, ऊपर की बात सामने दिया, डायरेक्ट याद आ गई। बिट इन एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल पर अगर हम बिट करते हैं, बिट मतलब बोली लगाते हैं, तो बोली लगाना ऑफर होता है, और ऑक्शन सेल की एडवर्टाइजमेंट देना इनविटेशन टू ऑफर होता है। एडवर्टाइजमेंट देखी, मैं आया ऑफर, मैंने बोली लगाने चालू करा तो बोली लगा तो मेरा ऑफर है। और जो प्राइस ऑफ कैटलॉग है, और प्राइस ऑफ कैटलॉग देखकर मैं आपको दे रहा हूं कि मुझे सामान चाहिए, ये ऑफर है। प्राइस ऑफ कैटलॉग क्या है? वो इनविटेशन टू ऑफर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑफर, कौन सा ऐसा ऑफर है, कौन से ऐसा ऑफर? देखो ये रहा, बिट इन एन ऑक्शन सेल, अभी तो पढ़ा, ये ऑफर है, बिट इन ऑक्शन सेल, बस ये। Acceptance is an ignorance of the offer. Acceptance is in ignorance of the offer. Acceptance in ignorance of the offer. Acceptance in ignorance of the offer. क्या मतलब हुआ? हमने आपको ऑफर दिया, आपने इग्नोरेंस कर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दी, आपने इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा? इनवैलिड हो गया, वॉइड तो ना होगा। वॉइड तो वो होता है कि जो शुरू से ही वॉइड हो। आगे जाकर सिखाऊंगा एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, आगे कंसेप्ट आएगा वॉइडेबल एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट,
तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कब सिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या इनवैलिड है, वैलिड तो है नहीं, एक्सेप्टेंस देंगे तभी तो वैलिड बनेगा। एक्सेप्टेंस देने का इग्नोरेंस दे दी, इग्नोर कर दिया, मेरे ऑफर को इग्नोर ही कर दिया, मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, इनवैलिड हो गया, ऑब्वियस सी बात है, वॉइडेबल हो नहीं सकता। वॉइड तो तब होता है जब एसेंशियल एलिमेंट मिस होता है, यहाँ पे एक भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं, एग्रीमेंट ही खत्म, एग्रीमेंट बनाया नहीं तभी तो देखूंगा, एसेंशियल एलिमेंट एग्रीमेंट तो बना नहीं, इनवैलिड हो गया दोस्तों। एन ऑफर और इट्स एक्सेप्टेंस और बोथ मे मेड, ऑफर कैसा होता है, बाय वर्ड हो सकता है, बाय कंडक्ट होता है, आइदर बाय वर्ड आइदर बाय कंडक्ट, लिखा सी, आइदर बाय वर्ड और आइदर बाय कंडक्ट, कंडक्ट से भी कर सकते हैं और बाय वर्ड से। ऑफर कैसे कर सकते हैं, वर्ड, वर्ड मतलब क्या होता है लिखकर और बोलकर, कंडक्ट मतलब क्या होता है कुछ दिखाकर, तो दोनों से करा जा सकता है। अगर आप लिख रहे हो वर्ड तो आप कहोगे सिर्फ वर्ड से कर सकते हैं, कंडक्ट नहीं। अगर आप कर रहे हो कंडक्ट तो आप कहोगे सिर्फ कंडक्ट से, वर्ड से नहीं, तो दोनों नहीं है, दोनों से करा जा सकता है, आइदर बाय वर्ड और बाय कंडक्ट। Express offer and acceptance may be proved by the agreement between the party, but implied offer can be proved only by the conduct. Express offer पार्टी को कैसे बताता है, बोल कर प्रूव करके दिखाना पड़ता है, पर implied offer कंडक्ट से हो जाता है दोस्तों, करके दिखा दो बस। Voidable contract is one, voidable contract is one which is valid so long it is not avoided by the party entitled to do so. अगर पार्टी उसको अवॉइड ना करे, अगर पार्टी उसको अवॉइड ना करे, अगर पार्टी उसको अवॉइड, सो लॉन्ग इट इज नॉट अवॉइडेड बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू डू सो। क्या मतलब हुआ सर इसका, विच इज वैलिड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा, कब तक वैलिड मान जाएगा, जब तक वो उसको क्या ना करे, उसको सर अवॉइड ना करे। अवॉइड ना करने का मतलब क्या हुआ है कि मैंने कहा कि भाई मैंने आपको धमकी देकर आपको ऑफर, अगर आपने अवॉइड कर दिया, आपने कहा यार डर गया, आपने अवॉइड कर दिया, जैसे आपने अवॉइड करा लंबे टाइम तक अवॉइड कर दिया, अगर आपने कहा चल यार इसको, आपने 3 साल बाद जाकर कहा, 3 साल तक तो वैलिड हो गया, 3 साल बाद जाकर आपने कहा मैं तो केस करूंगा भाई इसने तो मैसेज दिया, तो तब वॉइडेबल बन जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब तक वैलिड रहेगा जब तक आप उसको क्या करोगे, लॉन्ग टाइम तक अवॉइड नहीं करोगे, बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू डू सो लॉन्ग इट इज नॉट अवॉइडेड बाय द पार्टी। लंबे टाइम तक उसने अवॉइड नहीं करा, तो आपने अभी तो अवॉइड कर दिया, लंबे टाइम तक अवॉइड नहीं करा, क्या नहीं करा है, सो लॉन्ग इट इज नॉट अवॉइडेड बाय द पार्टी, लंबे टाइम तक अवॉइड नहीं करा, मतलब 3 साल तक अवॉइड नहीं करा, तो 3 साल तक अवॉइड नहीं करा तो मतलब क्या है, लंबे टाइम तक अवॉइड ना करने का मतलब क्या है, लंबे टाइम तक अवॉइड ना करने मतलब उस टाइम तक अवॉइड कर रखा, उसके बाद जाकर आपने ओकेस कर दिया, तो जिस टाइम तक अवॉइड कर तब तक वैलिड है। तो जैसा आपको थोड़ा ना पता है आपको कि भाई वह धमकी से लिया गया नहीं लिया गया, तो क्या रहेगा भाई, थक गया मैं, 60 तक करते चलो। डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर सेल एंड अ प्रपोजल, प्रपोजल एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है एक तरीके का ऑफर होता है, और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है एक तरीके का ऑफर होता है, और ऑफर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ऑफर, बट डिफरेंस है कहीं ना कहीं, डिफरेंस क्या है देखो, मैंने आपको बोला, मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने कहा यार ये खरीदोगे, आपने कहा खरीद दूंगा, आपने एक्सेप्ट कर दिया, आपने प्रॉमिस हो गया। एडवर्टाइजमेंट देने से क्या एक्सेप्टेंस आती है, जियो की एडवर्टाइजमेंट देखिए आपने, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, वीवो कंपनी की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है, बहुत सारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट देती है, क्या वो एक्सेप्टेंस हर कोई एक्सेप्टेंस देगा वहां पर, एक्सेप्टेंस कैसे देगा, एक्सेप्टेंस दुकानदार को देगा, एक शैम्पू की ऐड आती है, एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल की ऐड आती है कि भाई ये शैम्पू नया आया, ये आया, दुकान पे आकर शैम्पू खरीदा, क्या आपने कंपनी को एक्सेप्टेंस दे दी, तो डिफरेंस है। देखो यहाँ पर बी पॉइंट देखना क्या लिखा है, दैट अ प्रपोजल बिकम अ प्रॉमिस, प्रपोजल देते हैं तो वो बन जाता है प्रॉमिस, एज सुन एज द पार्टी टू हुम इट इज मेड एक्सेप्टेड, जब पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा, बट एन एडवर्टाइजमेंट डज नॉट, एडवर्टाइजमेंट में कभी भी प्रॉमिस नहीं बन सकता, क्योंकि जो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी माल बेचने की, शैम्पू नया आया है, नवरत्न तेल आया है, ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो क्या कोई बंदा अगर नवरत्न तेल खरीदा है तो कंपनी का एक्सेप्टेंस दे दी, नहीं सर वो तो दुकान से जाकर खरीद रहा है, बनवा रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल और प्रपोजल दोनों डिफरेंट है। प्रपोजल मतलब जब पार्टी जिसको हम ऑफर दे रहे हैं तो पार्टी जैसे एक्सेप्ट करेगी प्रॉमिस बन जाएगा, पर एडवर्टाइजमेंट में कभी प्रॉमिस नहीं बन सकता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देना और खरीदना किसी और से, बनवा रहा है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट दे रही है। जोमेटो की कितनी एडवर्टाइजमेंट आई थी, क्या आप जोमेटो से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे थे, नहीं, देखा तो आपने कहाँ से, सॉरी खरीदो तो एक तरीके से दुकान से कॉन्टैक्ट हो गया, हाँ जोमेटो पर्पस था, ठीक है। इन अ बुक डिपो, बुक डिपो मतलब क्या होता है, जहाँ पर बुकों का स्टोर है, स्टोर। अ कैटलॉग, डिपो मतलब होता है जहाँ पर बुक का स्टोर है। अ कैटलॉग ऑफ अ बुक इन लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाई द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल। एक बुकों का प्राइस लगा रहा है, कैटलॉग है, एक बुक का प्राइस लगा रहा है, ये भी बता रखा है ये हर एक बुक का ये प्राइस है और ये कहाँ पर अवेलेबल होगा। तो प्राइस लिखना ही क्या होता है मेरे दोस्तों, प्राइस लिखना ही क्या होता है सर, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं मेरे भाई। इन्विटेशन टू ऑफर तब होता है जब बुक वहां पड़ी होती, बुक भी प्लेस अलग प्लेस में वहां नहीं थी,
पता है बुक डिपो है कि भाई वहां पर पता लगा भाई ये बुक यहाँ मिलेगी, ये बुक यहाँ मिलेगी, ये बुक यहाँ मिलेगी। बुक अगर वहां पड़ी होती तो प्राइस घटता तो डायरेक्ट बंदा वहां से ले सकता था। अब वहां पर लिखा है कि बुक का प्राइस ये है और ये आपको यहाँ से मिलेगी। दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप। ये है कि भाई आओ यहाँ पर प्राइस देखो और बुक शॉप पे जाकर विजिट करो। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर तब होता है जब बुक भी वहां होती है। आया समझ में? A catalog of goods of the company of a company for sale has a series of an offer, but only an invitation for offer. A catalog of a goods of a company कह रहा है कंपनी ने क्या करा है, कैटलॉग दिया। कैटलॉग मतलब जिसमें प्राइस लिखा होता है कंपनी फॉर सेल। अ सीरीज ऑफ डैश अ सीरीज ऑन ऑफर। मुझे बताओ, ध्यान से पढ़ना, ये डैश लिखा हुआ है, ये कह रहा है अ कैटलॉग कौन सा फिट होगा इसमें से? अ कैटलॉग ऑफ अ गुड्स ऑफ अ कंपनी फॉर अ सेल इज अ सीरीज ऑफ ऑफर। अब भाई मेरे भाई, जब कंपनी कोई गुड्स का कैटलॉग देती है ना, तो कैटलॉग देना जिसमें प्राइसिंग होती है वो क्या होता है सर? वही तो क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। इज अ सीरीज ऑफ ऑफर है या इज नॉट अ सीरीज ऑफ ऑफर? ये इज नॉट अ सीरीज ऑफ, ये ऑफर नहीं है बट ये ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर। ये इनविटेशन टू ऑफर है। कैटलॉग वर्ड आते ही समझ लेना इनविटेशन टू ऑफर है। कैटलॉग वर्ड आते ही समझ लेना इनविटेशन टू ऑफर है, बट ऊपर में एक्सेप्शन थी, वो किसके पास नहीं थी। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है सेल के लिए, कोई कंपनी कह रहा है मैं गुड्स बेच उसमें प्राइस लिख दिया, कंपनी है गुड्स बेच प्राइस लिख दिया, प्राइस लिखा तो वो क्या है, ऑफर नहीं है दोस्तों, वो क्या इज नॉट एन ऑफर बट इज ओनली द इनविटेशन टू ऑफर। इज द प्रॉमिस डिफाइंड इन सेक्शन डिफाइन अंडर द क्लोज। प्रॉमिस किस पे क्लोज पे डिफाइन करा गया है? सेक्शन 2 के सबसेक्शन ई में। एज द सेम थिंग एन एग्रीमेंट विच इज डिफाइंड अंडर द, तो सेक्शन 2 में तो डेफिनेशन है, ये तो पता होना चाहिए आपको। ये बता देता हूँ, किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन लिखी होती है, मैक्सिमम एक्ट, मैंने पहले ही बताया। सेक्शन 2 के किस क्लॉज में, क्लॉज मतलब सबसेक्शन, किस सबसेक्शन के अंदर होगा बताओ? ऑफर के डेफिनेशन में ए था, ठीक है। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस। जैसी प्रॉमिस की एक्सेप्टेंस होगी ना, तो ऑफर का ए था, प्रॉमिस का बी था, मतलब एक्सेप्टेंस का क्या था? बी। सेक्शन बी में लिखा गया है, सब सेक्शन बी। सेक्शन 2 के बी में सेक्शन में लिखा गया है, क्लॉज बोल सकते हैं उसको। ठीक है सर, तो प्रॉमिस की डेफिनेशन कहां पर दे रखी है? सेक्शन 2 के क्लॉज बी बोल दो या सबसेक्शन बी बोल दो। 16 Where an offer were invited for purchasing the trees, the offer were accepted on agreement. When offer were inviting a purchasing, पर ट्री को परचेज करने के लिए ऑफर इनवाइट करा, and the offer accepted on agreement as a contemplated by section 2 come into existence. When an offer are were invited for purchasing a tree. When an offer were invited, पहले ऑफर दिया, फिर ऑफर का हुआ एक्सेप्टेंस। देखो पहले यहां पर दिया, ए बंदे ने किसी को ऑफर दिया, ठीक है, बी को दिया, और बी ने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया, और एक्सेप्टेंस देने के बाद अब क्या होगा? कंप्लीमेंट्री बाय सेक्शन 2 कम इनटू एक्शन। सेक्शन 2 के कौन सा क्लॉज एग्जिस्टेंट करेगा इसके बाद? अच्छा, पहले ऑफर देंगे, ऑफर हो चुका है, ऑफर हो चुका है तो मतलब ए नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस भी दे चुका है मतलब बी नहीं आएगा, तो या तो वो सी सेक्शन सी होगा, या तो डी होगा, या ई होगा। देखो सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, काफी कम बार पेपर में आता है। तो इसका आंसर जो है सर वो है आपके पास, इसका आंसर है डी। डी, डी किसमें लिखा था? डी था कंसिडरेशन का। डी किसका था दोस्तों? कंसिडरेशन का। तो ऑफर हो जाएगा, एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन होगा ना, कंसिडरेशन देंगे, लेंगे, खत्म हो गया कहानी। कंसिडरेशन का एग्जिस्टेंस होगा। दोबारा समझ लेते हैं, एक बंदे ने ऑफर दिया, बी एक बंदे ने एक्सेप्टेंस दी, जैसी ऑफर दिया एक्सेप्टेंस हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट का मालूम आ जाएगा जब कंसिडरेशन हो। तो कौन सा एग्रीमेंट, ऑफर एक्सेप्टेंस देने के बाद कौन सा एग्जिस्टेंस आएगा, कौन सा सेक्शन का कौन सा सबसेक्शन अंडर क्लॉज आएगा, सेक्शन 2 के कौन सा क्लॉज का एग्जिस्टेंस होगा? मैंने कहा डी का होगा, डी कंसिडरेशन होगा, फिर कंसिडरेशन आएगा बीच में। ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन आएगा। 61 61 में घुस गया दोस्तों, एक बार मैं देख लेता हूँ। सेवेंटी 74 लास्ट है, जल्दी से कर लेते हैं। 14 और बचे भाई, 14 और बचे भाई, ये खत्म हो जाएगा तो अगली क्लास नहीं होगी ना। ठीक है, कर लेते हैं, अब इतना कर लिया तो एक और सही। एन ऑफर डज नॉट लैप्स, कब लैप्स नहीं होगा? इफ द ऑफर डाई बिफोर द ऑफरर, ऑफर मर जाता है एक्सेप्टेंस से पहले, तो ऑफर क्या होगा? लैप्स नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा भाई। ऑफर, ऑफरर मर गया, जिस बंदे ने ऑफर दिया वो खत्म, मर गया, तो अब क्या करेंगे? ऑफर ही डाई, अगर ऑफर ही मर गया, जिसको ऑफर दिया था वो टपक गया। या एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी इन इग्नोरेंस दैट द डेथ ऑफ द ऑफरर। ऑफर मर गया, ऑफर क्या हो गया? मर गया, और इसने क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस दे दी कि भाई मैं तो एक्सेप्ट करूंगा तेरा ऑफर। मैंने कहा भाई, एक बंदे ने किसी बंदे को बोला भाई कार खरीदेगा,
ठीक है, तो मैंने कहा एक बंदे ने किसी बंदे को बोला कि भाई कार खरीदेगा, और जिस बंदे ने बोला वो टपक गया तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। जिस बंदे को बोला वो टपक गया, ऑफर लैप्स हो जाएगा। पर सुनो, एक बंदे ने दूसरे पर्सन को बोला क्या तुम मेरी कार खरीदेगा, और उसके मरने से पहले या उसके मरने की नॉलेज होने से पहले ऑफर इन एक्सेप्टेंस दे दी, तब ऑफर लैप्स नहीं होगा दोस्त। मरने से पहले, या ये पता नहीं चला उसको, ये इग्नोरेंस कर दिया कि उसकी डेथ हो गई, ये पता नहीं चला उसको कि उसकी डेथ हो गई है, ऑफर की डेथ हो गई, अब एक्सेप्टेंस। तो जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस मेड करी, एक्सेप्टेंस दे दी ऑफर ने, इग्नोरेंस ये ध्यान में ना रखते हुए कि यार वो मर चुका है, तो वो ऑफर अब लैप्स नहीं होगा। ऑफर डज नॉट लैप्स, ऑफर लैप्स नहीं होगा। ऑफर कब लैप्स होगा? जब तक एक्सेप्टेंस दी तब तक लैप्स हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज, जब तक एक्सेप्टेंस ना दी गई हो तब तक ऑफर लैप्स हो जाएगा, और जैसी एक्सेप्टेंस दे दी तो ऑफर लैप्स नहीं होगा, ऑफर चलता रहेगा। ठीक है भाई। अगर उसको नॉलेज थी, नॉलेज, इग्नोरेंस का मतलब क्या है? नॉलेज नहीं थी, नॉलेज थी और उसने एक्सेप्टेंस दे दी, तब थोड़ा मानेगा। भाई तेरे को पता था ना कि मर गया, तूने एक्सेप्टेंस क्यों दी? जब तेरे को पता नहीं था कि मर गया, फिर तूने एक्सेप्टेंस दी, फिर वैलिड माना जाएगा, फिर लैप्स। ठीक है भाई, पता नहीं था तो गलती थोड़ा उसकी। अब यार लो पाल लो भाई, आपको पता था कि वो बंदा मर चुका होगा, आप उसको फिर वापस एक्सेप्ट करो, कह रहा भाई मैं तो केस करूंगा, मैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा तो नहीं चलेगा। मर गया, आप जानते थे। पर अगर आप नहीं जानते थे, इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हो, इग्नोरेंस का मतलब आप नहीं जानते थे। A telephonic acceptance is complete when the offer is spoken into the telephone, heard by but not understood by the offerer, heard but understood by the offer, is received and heard understood by some person in the offerer house. बताओ, आपने टेलीफोन का, आपने कहा कि भाई मैं एक्सेप्टेंस देना चाहता हूं, आपने जो ऑफर दिया मैंने सुन लिया और मैं समझ नहीं पाया, तो क्या मैं ऑफर कंप्लीट एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानूं? कब माना जाएगा? जब मैं सुन भी लूं आपका जो बोला, आपने एक्सेप्टेंस दिया, आपने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, इतनी तारीख को खरीदूंगा, और मैंने सुन भी लिया और मैंने समझ भी लिया, ये तो कंप्लीट माना जाएगा। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गया। हियर मतलब सुन लिया, और ऑफरर जो बंदा जिसने ऑफर दिया था उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और अंडरस्टूड भी हो गया, समझ में आ गया जिस बंदे ने एक्सेप्टेंस दी। Which one of the following statement about a valid acceptance of an offer is not correct? नीचे दिए गई स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है, इसमें बोल सकते हैं वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज नॉट करेक्ट। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस शुड बी प्रिस्क्राइब मैनर, ये भी ठीक है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज सबसिस्टिंग। एक्सेप्टेंस शुड बी इन ऑल केस बी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। ओहो, हर बार एक्सेप्टेंस रजिस्टर पोस्ट में देनी चाहिए, ये तो ठीक है भाई। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज सबसिस्टिंग। जैसी ऑफर दिया गया एक्सेप्टेंस दे दो, ठीक है। एक्सेप्टेंस शुड बी इन ऑल केस, हर बार एक्सेप्टेंस आप पोस्ट करके, लेटर पोस्ट करके ही दोगे। ये कौन सी स्टेटमेंट है भाई? फोन कर भी तो सकता, अभी तो पढ़ा फोन करके। तो ये स्टेटमेंट, ये आंसर रहेगा डी, ये आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। कह रहा नीचे होता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider there are no difference between the English law and Indian law with regard to acceptance or through the post. Acceptance post के थ्रू करने से इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पहली बात ये। Both under the English law and Indian law, contract is concluded when the letter is accepted, posted. Letter of acceptance posted। इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ के अंदर दोनों में एक ही बात लिखी है एक्सेप्टेंस के बारे में कि लेटर एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है। अभी बस पढ़ रहा हूँ, समझा नहीं रहा। Under Indian law, when the letter acceptance is posted, it complete only and against the proposer। ठीक है, it complete only as against the proposer, it complete only as against। या आधा लिखना भूल गया था। which of the following statement are correct? मैं बताता हूँ 64 का जो आंसर रहेगा ना, वो सर ना तो ये है ना तो ये हमने पढ़ा कभी इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ के बारे में, दोनों में जब प्रोविजन ही नहीं पढ़ा तो ये खाम का देखो कंफ्यूज करेंगे। जिसका प्रोविजन है भी नहीं उसको भी डाल देंगे कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चा सोच में पड़ जाए। अगर इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्टेंस रेट, हमें क्या लेना है? हमें तो पढ़ा ही नहीं। तो जो चीज पढ़ी नहीं, ये नहीं पढ़ा और ये नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़ा था ये कि इंडियन लॉ के अंदर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जैसी पोस्ट कर दिया था तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान ली जाती है अगेंस्ट द प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल सही से पढ़ा था। तो 3 अलोन, सिर्फ 3 अलोन, 3 अलोन का मतलब सिर्फ 3 ही ठीक है। कौन से स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे? सिर्फ 3 वाली कंसीडर ही करेंगे, और नीचे वाली में तो सीधा लिख दिया कंप्लीट मान ली जाएगी अगेंस्ट द प्रपोजल। कब कंप्लीट माना जाएगा ये तो बताया नहीं। लेटर पोस्ट करेगा उस दिन या लेटर पोस्ट करने रिसीव हो जाएगा उस दिन, ये तो बताया नहीं सर, आधी अधूरी आई। तो 65 फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री विद ईच अदर। किसी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड होने के लिए, बाउंड होने के लिए, कि दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करें, तो दोनों पार्टी एग्री होना चाहिए। स्टिपुलेटेड देयर इंडिविजुअल ऑफर एंड कंसीडर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। ओहो, यही तो आंसर है दोस्तों। दोनों एग्री होने का मतलब नहीं, एग्री होने चाहिए सेम थिंग इन सेम सेंस में, सेम थिंग इन द सेम सेंस।
एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्या मतलब हुआ, हम दो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम पेन बेचते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप भी पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, सेम थिंग है और सेम सेंस है, हमारा सेंस एक ही है, हमारे थिंग एक ही है, उसके बारे में बात, तभी कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, बाउंड हो गई। ईच अदर एग्री हो रहे हैं कि भाई ठीक है मैं खरीदूंगा, पर सेम सेंस नहीं है, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, आप किसी और की बात कर रहे हो, सेम थिंग सेम सेंस नहीं है। एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। एक चीज पे बात करो और एक ही सेंस में बात करो। आप कह रहे हो कि भाई 2 लाख में, मैं भी कर, चलो ठीक है मान लेते इतने में, और एक थिंग है कार है तो कार ही बात करो, ठीक है, सेम थिंग इन अ सेम सेंस। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू टेलीफोन इज रिगार्डेड व्हेन कंप्लीट व्हेन इट इज हियर्ड एंड अंडरस्टूड। ये था ना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, टेलीफोन से। एक्सेप्टेंस इज स्पोकन ऑन फोन, जैसे फोन बोल देता। Acceptance come to the knowledge of the party for proposing. Acceptance is put in a course of transmission. Acceptance has done when whatever is required to be done by him. Acceptance, आप मुझे बताओ, छोड़ो इसको, बोलो क्वेश्चन, आप सिर्फ बताओ, आपने मुझे फोन करके बोला कि सर मैं एक्सेप्टेंस देने को तैयार हूं, आपने कहा इस तारीख को दूंगा, इस तारीख को पैसे दूंगा, तो जब मेरे को नॉलेज हो जाएगी, जब मुझे अंडरस्टूड हो जाएगा, मैं सुन लूंगा उसको, नॉलेज होगा, तभी तो मैं कहूंगा हाँ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। ये सेकंड पॉइंट पढ़ो ना, एक्सेप्टेंस कम टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी, जिस पार्टी ने प्रपोजल दिया था उस पार्टी की नॉलेज में आ गया एक्सेप्टेंस, बस एक्सेप्टेंस कंप्लीट है, बाकी वो इग्नोर कर दो। द टर्म कंसेशनस एड आइटम मींस, कंसेशनस एड आइटम का मतलब क्या था, सेम थिंग इन अ सेम सेंस। कंसेशनस एड आइटम का मतलब क्या होगा दोस्तों, सेम थिंग इन अ सेम सेंस। अगर मैंने ये करा दिया तो वेल एंड गुड, नहीं कराया तो आगे पक्का आएगा। क्या होता है इसका मतलब, कंसेशनस एड आइटम का मतलब सेम थिंग इन अ सेम सेंस, इन अ सेम, एक ही चीज पे बात कर रहे हो, एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हो, सेम थिंग इन अ सेम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, क्या बोलते हैं उसको प्यार से, मीटिंग। उसका दूसरा नाम क्या है, सेम थिंग इन सेम सेंस पहला, और दूसरा नाम है मीटिंग्स ऑफ माइंड, माइंड का मिलना बहुत जरूरी है। कंसेशनस एड आइटम एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है माइंड्स का, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उनका मिलना, माइंड का सेटअप होना बहुत जरूरी है, माइंड का सेम थिंग सेम सेंस चलना चाहिए। एक ही चीज बात कर रहे हो, एक ही पॉइंट बात कर रहे हो, दोनों की आपस में सहमति होनी चाहिए, एक पॉइंट पे एक चीज पे बात कर रहे हो। एक कह रहा है मारुति बेचने की बात कर रहा हूँ, तो उसको समझ रहा है कि मैं तो कार खरीद, मैं तो वैगनर खरीदने की बात कर रहा हूँ, तो एक ही बात होगी। आप कहोगे मारुति वैगनर की है, तो सर इतना क्या चलना, समझ में आ गया आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस, पहले ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर कंसीडरेशन। पहले ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस, फिर कंसीडरेशन, फिर बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। ऑफर होगा, फिर एक्सेप्ट देंगे, फिर कंसीडरेशन सेट होगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस बात। सर इन्फोर्सिबिलिटी वो तो इंक्लूडिंग आ जाती है ना उसके अंदर, वैलिड ऑफर करो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इन्फोर्सिबिलिटी पक्का है उसके अंदर। When a person signifies to proposal made himself to refrain for doing something or resulting transaction is known as, जब कोई पर्सन, इसका आंसर है प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है ये पूरी पूरी, इसकी डेफिनेशन है दोस्तों एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस डेफिनेशन देखो सेम ऐसी मिलेगी आपको, 70, बस 4 बह गए। Which one of the following statement is true? Offer and acceptance are revocable. Offer and acceptance are irrevocable. Offer may be revoked but acceptance cannot. Offer cannot be revocable but acceptance, हाँ बताओ तो बताओ कौन सा है, सिंपल है। देखो पहला भी हो सकता है इसके अंदर, पहला है, पहला तो करेक्ट है, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों ही, पर कंडीशन क्या थी, एक्सेप्टेंस देने से पहले। और बुक कहता है कि नहीं, हम कहते हैं ऑफर रिवोक्ड है बट एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं है, एक्सेप्टेंस कैन नॉट, एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं होगा। ये पढ़ा था कहां पर, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट में पढ़ा था लास्ट में, ऑफर कैन बी रिवोक्ड बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिवोक्ड, ये पढ़ा था ना। वो ये कह रहा है कि आप सी भी ले सकते हो और भी ले सकते हो, दोनों ठीक माने जाएंगे। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सेप्टेंस और ऑफर दोनों रिवोकेबल होते हैं अगर एक्सेप्टेंस, बस कंडीशन यहाँ पर है कि कंडीशन लिखी, बट यहाँ पर लिखना था कंडीशन इज दैट एक्सेप्टेंस दे नहीं दी हुई हो, एक्सेप्टेंस जैसी दे दी फिर नहीं हो सकता, फिर ना ऑफर ना एक्सेप्टेंस। भाई ये बिल्कुल सही इसलिए क्यों क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट लिखा था, एक्सेप्टेंस दोनों आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों लिखो, बिल्कुल आंसर सही माना जाएगा, दोनों ठीक है मेरे भाई। इसमें ज्यादा चर्चा करने की बात ही नहीं है, जब दोनों ठीक है, एक्सेप्टेंस और ऑफर दोनों रिवोकेबल है, मैंने पढ़ाया आपको, और ऑफर भी रिवोकेबल है पर एक्सेप्टेंस नहीं है, ये भी पढ़ाया है, कब एसेंशियल एलिमेंट में, ठीक है, दोनों बात सही है, ठीक है मेरे दोस्त। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड ऑफर, लीगल रिक्वायरमेंट कौन सी है कि ये पूरी नहीं करनी, लीगली ये पूरी आपको नहीं करनी। इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू वीडियो ऑफरिंग, ये तो पूरा करना ही है। इट मस्ट बी एक्सप्रेस ऑफर बाय फाइनल विलियंस, ऑफर में फाइनल विलियंस होने चाहिए। इट मस्ट बी मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन बट नॉट टू द पब्लिक एट अ लार्ज। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन ऑफर एसेट, ये तो ठीक है, पर ये कहां से आ गया, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक को कर सकते हो और पब्लिक को नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, एडवर्टाइजमेंट देना है तो क्या होता है, एक तरीका जनरल ऑफर होता है। जनरल ऑफर किसको होता है, पब्लिक को। याद आया केस वो स्मोकबॉल कंपनी के अंदर जब वो आया था, सी इज राइट आंसर, सी एज अ राइट आंसर, क्या सी कह रहा है, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, ये वाली रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्पेसिफिक के लिए करना है, जनरल के लिए नहीं करना, दोनों के लिए कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। 71 क्लियर है। तो हम लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, मस्ट लिखा है,
मस्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को करोगे ऑफर, जनरल पब्लिक को नहीं करोगे। तो मैंने बताया था ऑफर स्पेसिफिक ऑफर भी होता है, जनरल भी हो सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट गलत है, ये रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट सेक्शन 4 और सेक्शन 5, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 इंडियन गवर्नमेंट। सेक्शन 4 बताता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और सेक्शन 5 बताता है रिवोकेशन। इन रिलेशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कम्युनिकेशन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट रीच टू द ऑफरी, ऑफरी के पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ऑफरी के पास पहुंच जाएगा तो कम्युनिकेशन मान लिया जाएगा। रिवोकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट, रिवोकेशन तब माना एक्सेप्टेंस, देखो यहाँ पर लिखा है ना, रिवोकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस इज पोस्ट इन फेवर ऑफ प्रपोजल, पोस्ट करने के बाद रिवोकेशन माना जाएगा। ओहो, द प्रपोजल मे बी रिवोक एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक एनी टाइम, ये गलत है सर। ये कह रहा है रिवोकेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, मतलब दे दियो। देखो लास्ट वाला लाइन पढ़ो, a proposal may be revoked any time before the communication acceptance, acceptance देने से पहले, ये बात लिखवाई थी। and acceptance may be revoked any time before the communication acceptance, दोनों acceptance देने से पहले, before the acceptance communication, देखो लिखा हुआ है before the acceptance, दोनों में acceptance देने से पहले ऑफर और प्रपोजल, और ऑफर प्रपोजल या फिर acceptance, दोनों तीन सॉरी दोनों ऑफर और प्रपोजल, दोनों ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों के दोनों रिवोक हो सकते हैं एक्सेप्टेंस देने से पहले। और यहाँ का लिखा है रिवोकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड इन फेवर ऑफ प्रपोजल, पोस्ट कर दिया हो तब कंप्लीट माना जाएगा, नहीं उससे पहले। बी इज अ करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग, नॉट करेक्ट लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, नॉट करेक्ट, ठीक है भाई। और सर अब यहाँ पर आपके पास रहेगा 73 और 74, उसके बाद आगे कंसीडरेशन चैप्टर, कंसीडरेशन चैप्टर आ गया। When the catalog of a book listing price specific place where the listed in available term, invitation to bookseller, sell book in sorry, पढ़े दोबारा पढ़ते एक बार। but can a catalog of a book listing price of each book and specify the place where the list book are available list book are available, क्या होगा इसका, पढ़ लेना यार। इसमें क्या है, इसका आंसर है इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर लगा लेना दोस्तों। इनविटेशन टू ऑफर क्यों बोला मैंने, ध्यान सुनो, क्योंकि इसमें यहाँ वर्ड नहीं लिखा इनविटेशन टू द लिस्टेड बुक, मतलब जो ऊपर वाले में लिखा था ना कि इनविटेशन टू ऑफर, क्योंकि देखो इनविटेशन टू ऑफर ही एक तरीके का कैटलॉग की बात है इनविटेशन, बट वहां पर क्या लिखा था, जब प्राइस ऑफ द बुक, ये और ये आपस में क्लैश कर रहे थे दोस्तों, 73 और क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ क्या हो गया, हाँ चलिए। फिर दोस्तों यहाँ अगर वर्ड सुनोगे, व्हाट इज द कैटलॉग ऑफ बुक, व्हाट कैन अ कैटलॉग ऑफ बुक, व्हाट कैन अ कैटलॉग ऑफ बुक लिस्टिंग प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाई द प्लेस वेयर द लिस्टेड बुक आर अवेलेबल बी टर्म्ड एज, वही बातें लिखी है कि प्राइस लिख रखा है और ये बता रखा है कि जगह कहां पर है, किस जगह पर ये मिलेगा, तो वो ये कैटलॉग में प्राइस लिख रखा और जगह का नाम लिखा था, तो क्या था वो, जैसे ऊपर वाला किसी का था इनविटेशन ऑफ विजिटिंग द बुक, विजिट कर, क्या था यार वो खुद भूल गया, कहाँ पर था मेरे भाई, कहाँ पर था, ये रहा सी एन इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप, सी का क्या था सर, एन इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप, यहाँ पर इनविटेशन टू ऑफर भी था, बट सर क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था इन बुक कैटलॉग में, यहाँ पर लिखा भी था कि स्पेसिफाई वगैरह सब लिखा था, अवेलेबल होगा ये वाला, वहां पर वही लिखा है, सेम कॉपी लाइन कर दिया वहां पर, बट यहाँ पर लिखा इनविटेशन टू विजिट, क्योंकि यहाँ पर वाला पॉइंट नहीं है कि विजिट कर रहे हैं बुक शॉप पे, इन्विटाइट कर रहे हैं कि आप बुक शॉप पे आओ और इन्वाइट कर रहे हैं, एक तरीके से क्या होगा, इन्विटेशन टू ऑफर हो गया, पर दो तो लगा नहीं सकते थे ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिखा सिंपली कि बुक शॉप पे आप इन्विटेशन दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो पॉइंट नहीं दे रखा, इस वाले सेक्शन में क्या दे रखा है, इस वाले पॉइंट पे वो पॉइंट नहीं दे रखा मेरे दोस्तों, हाँ देखो इस वाले में पॉइंट नहीं दे रखा, कहीं लिखा है ऑफर तो नहीं होगा, ऑब्लिगेशन टू सेल बुक नहीं, कर्तव्य नहीं है, बुक सेल आएगा तो ऑफर देगा तो भेज दूंगा, अदरवाइज नहीं भेजूंगा। प्रॉमिस टू मेक अवेलेबल द बुक एट अ लिस्टेड, प्रॉमिस करता है कि भाई अब तुम आओगे तो हम इस बुक को अवेलेबल करवा लेंगे, ये कहां से आ गया यहाँ पर, इनविटेशन टू ऑफर बचा, इसलिए इसको ये मान लिया जाएगा, यहाँ नन ऑफ द अबव भी नहीं, अगर नन ऑफ द अबव तो मैं और टिक कर देता, समझ में आ रहा है, तो मतलब अगर ये इन्विटेशन, वो भी इन्विटेशन था, ये भी इन्विटेशन है, उसको इन्विटेशन टू विजिट टू बुक स्टोर पे बोला कि बुक शॉप पे विजिट कर लो, ये इनवाइट करा क्योंकि, और यहाँ पर वो दे रखा पॉइंट, इसलिए इन्विटेशन टू ऑफर कह दिया। अगर इसकी जगह पर नन ऑफ द अबव होता तो मैं उसको टिक कर देता, क्योंकि वो मेन पॉइंट तो इन्विटेशन टू विजिट का होता है। Consider the following statement. General offer are required to communication of acceptance. All contract are agreement. All agreement are contract. And an illegal agreement are void agreement. भाई consider का मतलब क्या हुआ,
कंसीडर का मतलब जो दूसरों जो चारों में सबसे अलग है, चारों में सबसे अलग है। क्या अलग है? जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। क्या बोला इसने? जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। जनरल ऑफर में रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन टू एक्सेप्ट है। अभी कहां से आ गया जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन? ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। एक मिनट मेरे को पढ़ने दो ध्यान से। जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस कह रहा हूँ ऐसा कह रहा है कि मैं एक्सेप्टेंस दूंगा, ऐसा देना जरूरी है। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, ये तो पता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना होगा? हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना होता है? या एन इलीगल एग्रीमेंट इज व्हाट? तो सर पहली बात तो जनरल ऑफर में कभी भी एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, एन इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड एग्रीमेंट या ऑल ओवर, ये गलत है। तो कौन से गलत है? पहला और तीसरा। जनरल ऑफर में कभी भी इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं होती, सीधा एक्सेप्ट कर लो। जैसे स्मोक बॉल कंपनी में एडवर्टाइजमेंट देते, वो क्या था? जनरल ऑफर था, उसने एक्सेप्ट कर लिया ना। क्या उसने कम्युनिकेट करा कि मैं आपकी दवाई खरीद रही हूँ तो मुझे है? नहीं, उसने दवाई मार्केट में इस्तेमाल का दवाई देखा था, स्मोक बॉल कंपनी ने डिजीज आई जिस टाइम पे स्मोक बॉल कंपनी ने मार्केट में दवाई का वो करा, एडवर्टाइजमेंट करा, और किसने बंदे ने दवाई खा ली तो एक्सेप्टेंस दे दिया ना, खाने का कंडक्ट करके एक्सेप्टेंस दे दी। क्या कम्युनिकेट करा? क्या बोला कि मैं खा रही हूँ? ऐसा तो नहीं बोला ना। तो कम्युनिकेशन जरूरी नहीं होता जनरल ऑफर में। और हर एक एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये मैंने आपको बताया। पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है और हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है। तो ये है 2 और 3, 2 और 3 विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव द करेक्ट। अगर रॉन्ग बोलता तो क्या बोलता? 1 और 3 रॉन्ग है, और सही बोला तो क्या बोलेंगे? 2 और 4 सही है। और 75 कंस्टिट्यूशन चैप्टर का है, अभी नहीं पढ़ेंगे। कंस्टिट्यूशन चैप्टर अभी हमने करा नहीं है। सर हमने 70, पहले मैं लिख लेता हूँ कि मैं कितने कर लिए भाई। यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 74 तक कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू का क्या था? ये ट्रू फॉल्स भी तो है अभी। आज तो चलन दो भैया, ट्रू फॉल्स भी चलन दो। आप क्या करूं सर, मैं अपनी क्लास नहीं लगाना चाहता इसके अंदर, चाहे 2 घंटे हो जाए आज मुझे पढ़ाते पढ़ाते। कितना है सर पता दिख रहा है आपको? ये 246 चल रही है। सारे कंप्लीट करने, एक भी नहीं छोड़ना इसमें से। मैं सारे कराने वाला हूँ आपको। 266, 266 है, 74 पहुंच चुके हैं हम। मैंने कहा था करे तो 2 फॉल्स 5वें तक से कराना है, 5वें 5th से। कम्युनिकेशन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द ऑफर राइट द लेटर बट डज नॉट पोस्ट इट। कम्युनिकेशन ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? जो ऑफर लिख दिया गया पर पोस्ट नहीं करा। अरे पोस्ट कर भी देगा तब भी नहीं माना जाएगा, जब तक उसके बाद पहुंचेगा नहीं तब तक नहीं माना जाएगा। तो फॉल्स है इसका आंसर। 5वां आंसर क्या है दोस्तों? फॉल्स। ठीक है भाई। तो कम्युनिकेशन ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? पोस्ट कर देंगे तब, जब पहुंच जाएगा तब। सर पहुंच जाएगा तब। यहाँ तो कह रहा है डज नॉट पोस्ट, पोस्ट नहीं करा, पहुंचने की तो दूर की बात है। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल, इट इज ट्रू और परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, कंडीशन का जो परफॉर्मेंस है, जो भी प्रपोजल ऑफर के अंदर जो भी कंडीशन सही करे उसका जो प्रपोजल है वो इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। क्या प्रपोजल का एक्सेप्टेंस है वो? सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई कि अगर मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने कहा इसमें कंडीशन ये है कि आप मुझे पैसा बैंक के थ्रू दोगे, आपने कहा ठीक है मैं बैंक के थ्रू दे दूंगा, ओके, तो इट इज ट्रू और नॉट? ये ट्रू है भाई। वो कह रहा है जो परफॉर्मेंस, जो भी प्रपोजल में परफॉर्मेंस कंडीशन होती है उसको परफॉर्म करने का एक्सेप्टेंस देता है और टू द प्रपोजल, प्रपोजल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। और उसका एक्सेप्टेंस देने का मतलब भी क्या हुआ कि जितनी भी कंडीशन हो सारी वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। क्या समझ में आया? नहीं आया? परफॉर्मेंस देने का मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस देने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई ऑफर दिया, मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने कहा बैंक के थ्रू पेमेंट करना, आपने कहा ठीक है ओके, आपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे, तो अब जो कंडीशन है कि वो आप परफॉर्म करनी है, तो ये ट्रू है नहीं है? बिल्कुल ट्रू है। इट इज ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू। ट्रू 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 लिख देंगे। An acceptance will revoke at any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor। मैंने कह रहा हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप 3-3 4-4 बार उसको दोबारा कर लेते हो ना, 100% 60 में से 60 ला कर दूंगा। जैसे कह रहा हूँ वैसे पढ़ लो, बस 60 में से 60 आने ही आने हैं। An acceptance will be revoked at any time before the communication of acceptance। acceptance ही communication देने से पहले, against the acceptor but not afterward। It is true and बिल्कुल ट्रू है। एक बार acceptance देने के बाद रिवोक नहीं होगा, acceptance देने से पहले रिवोक हो जाएगा। An offer need to be made to a certain person, ascertained person। An offer need not to made an ascertained person। ascertained person का मतलब जिस पर्सन को हम जानते ही नहीं, जो वो है उसको ऑफर देंगे क्या? ऑफर नीड नॉट टू मेड, नीड नॉट टू मेड, ऑफर मेड करने की जरूरत नहीं है ascertained पर्सन को। ascertained पर्सन क्या हो गया दोस्तों? ascertained मतलब जिसको जानते नहीं। मतलब जनरल ऑफर के अंदर क्या होता है? हम सबको जानते हैं। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कोई ऑफर
आप किसको दोगे? जिसको आप जानते हो, जिसको नहीं जानते उसको भी दोगे? सर स्पेसिफिक ऑफर होगा तो आप जिसको जानते हो उसको दोगे, जिसको नहीं जानते उसको भी तो देते। ओएलएक्स, ओएलएक्स में अगर आप, हम क्या करते हैं, हम अपना फोन डाला ओएलएक्स के अंदर, ओएलएक्स में डाला कि भाई मैं अपना फोन इतने का बेचना चाहता हूँ, क्या आप ओएलएक्स के हर मेंबर को जानते हो, हर बायर को जानते हो? नहीं जानते। तो ऑफर नीड नॉट टू बी मेड ए सर्टेन पर्सन, जिस पर्सन को आप जानते नहीं उसके साथ ऑफर नहीं करा जाए, जरूरी नहीं है करना। क्यों जरूरी नहीं है? फॉल्स है, कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? तेरा ऑफर जरूरी नहीं है करना है सर्टेन पर्सन को, कर सकते हैं भाई। नीड नॉट टू मेड, कह रहा ऑफर जरूरी नहीं है असर्टेन, जिस पर्सन को आप नहीं जानते उसके साथ करना। हमने कहा क्यों नहीं है जरूरी, हम तो कर देंगे। जनरल ऑफर तो पूरा ही सर्टेन पर्सन के साथ होता है ना भाई। When the mode of acceptance is prescribed in a proposal, then acceptance can be given to in a usual or reasonable mode. यूजुअल और रीजनेबल मोड तो तब अप्लाई करते हैं जब प्रिस्क्राइब मोड में कुछ बातें नहीं लिखी हो। अगर मैंने कहा भाई 10 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस दियो, तो 10 दिन के अंदर तुम्हें देना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो यूजुअल और रीजनेबल मोड में, मतलब जो भी तुम्हें ठीक लगे उस मोड से देंगे। तो ये आंसर क्या है? फॉल्स। कह रहा है भाई जिस मोड में अगर एक्सेप्टेंस का टाइम, एक्सेप्टेंस का मोड प्रिस्क्राइब्ड है, बता रखा है, तो क्या हम यूजुअल रीजनेबल मोड यूज करेंगे या प्रिस्क्राइब करके उसमें यूज करेंगे? सब प्रिस्क्राइब करके उसमें, ये कह रहा है वो यूज करोगे जो रीजनेबल मोड है। तो मैंने कहा फॉल्स है भाई। प्राइसिंग list hanging outside the shop meant an offer by the owner to the of the shop। भाई प्राइसिंग की लिस्ट टैग चढ़ा हुआ है कि भाई इतने इतने का सामान है, क्या वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर होता है? सर इनविटेशन टू ऑफर होता है। हमने कहा ये फॉल्स है। द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज परफॉर्म्ड होनली ऑन टू साइड। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों साइड से परफॉर्म हो जाए तब होता है। बिल्कुल सही, एग्जीक्यूटिव होता है जब एक टाइम से एग्जीक्यूटेड हो गया परफॉर्म दोनों साइड से। अ टेलीग्राफिक लोवेस्ट प्राइस ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ मेरिंग इनविटेशन। टेलीग्राफिक लोवेस्ट प्राइस ऑन रिक्वेस्ट, इसको बैलेंस में छोड़ दो आप, ठीक है। कैन देयर बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर व्हेन हैज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ऑफरी की अगर नॉलेज में नहीं है, क्या वो एक्सेप्टेंस दे सकता है? नहीं दे सकता। ऑफरी को पता होना चाहिए ना ऑफर कितना है। कैन देयर बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ, कैन क्यों लगा दिया भाई? कैन देयर बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर व्हिच हैज नॉट कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। कैन का मतलब क्या हुआ? क्या कर सकता है। सही है, लगा ऐसे लगा। कैन देयर बी एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, क्या वो ऑफर का एक्सेप्टेंस कर सकता है अगर ऑफर जानता ही नहीं है ऑफर को? क्या बेवकूफ वाली बात है, कैसे कर लेगा भाई? जब मैं ऑफर जानता ही नहीं तो मैं एक्सेप्ट कैसे कर लूंगा? नॉलेज नॉट कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। और नहीं कर पाएंगे सर। सर आपको ये करना है, इसके बारे में सर्च करना है, टेलीग्राफिक लोवेस्ट प्राइस क्या होता है। टेलीग्राफिक मतलब क्या होता है? टेलीग्राफिक लोवेस्ट प्राइस ऑन रिक्वेस्ट ऑन ओनली इन्विटेशन फॉर एन ऑफर। ये आपको खुद करना है, ठीक है। करना नहीं, मैं करा दूंगा, नहीं आएगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाद में करेंगे। कितने तक कर लिया कंप्लीट? आई थिंक 13 तक कर लिया कंप्लीट। कंप्लीट टू 13। क्वेश्चन नंबर 12 बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 12 बैलेंस। टेलीग्राफिक का मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। अब मैं जो सोच रहा हूँ वही सही टेलीग्राफिक, तो उसके बारे में थोड़ा मेरे को एक बार देखना है, ठीक है। मैचिंग में मैंने आपको क्या करवा दिया था? मैचिंग तो सर आप कर सकते हो, मैचिंग आप ही करोगे, मैचिंग पूरा आप करोगे। और तो इससे घटिया क्या कराऊंगा मैं? मैचिंग तो सबसे सिंपल होती है, सामने सामने आंसर लिखे हुए हैं। जब आप पूरा पढ़ोगे तो मैचिंग आपके काम में करना। सर कोई प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछ लेना, मैं पकड़ा दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब मैं क्या पता, मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या कराया इसके अंदर, ठीक है सर। तो ये मैंने पहला करा दिया था, मुझे याद है। दूसरा मैंने कराया था पर कुछ बातें छोड़ दी थी, वो आप कर लेना। क्या थोड़ा स्पेसिफिक ऑफर ये छोड़ दिया था, तो स्पेसिफिक और देख लेना क्या है भाई, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो आराम से, मैचिंग तो आराम से कर सकते हो आप, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्र है क्लास खत्म हो गई और ये खत्म भाई। अब मैं नया चैप्टर चालू कराऊंगा, मेरी हालत भी खत्म हो गई है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय मेरे दोस्तों।